So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very important and a very exciting chapter from examinations point of view, that is body fluids and circulation. अभी तक हम लोग हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा था उस टाइम पर उस फूड को एब्जॉर्ब करवा दिया जा रहा था इनटू ब्लड, यानी सबसे पहले फूड की डाइजेशन हो रही थी और उसके बाद उस फूड को ब्लड में डाल दिया जा रहा था जिसे हम एब्जॉर्प्शन कह रहे थे, और ब्लड के थ्रू ही उस फूड को पहुंचाया जा रहा था टू वैरायटी ऑफ टिश्यूज, टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स, जहां पर उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जहां पर उस फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली जा सकती है। उसे हम कह रहे थे एसिमिलेशन प्रोसेस। आज हम देखने वाले हैं कि ब्लड के थ्रू एक्चुअल में चीजें मूव कैसे करती हैं। इन द लास्ट चैप्टर यानी कि इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने ये जाना था कि जब आपने सांस ली तो वो सांस आपके लंग्स के अंदर भर गई, यानी यू हैव गॉट ऑक्सीजन इनसाइड योर लंग्स। नाउ दैट ऑक्सीजन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन, टू ईच एंड एवरी टिश्यू। तो वो ऑक्सीजन आपके एल्वियोलस से ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंचा कैसे? वाया ब्लड। उसके मैकेनिज्म को आज हम समझने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्गन्स और टिश्यूज जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर रहे थे, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनी हुई CO2 वापस कैसे जाएगी लंग्स तक और उसके बाद हमारे मुंह से बाहर कैसे निकलेगी, वो भी आपका एक जो रूट है उसको आज हम पकड़ने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्रैक ऑल द पॉसिबल रूट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड आपका कहां कहां जाता है, किस तरीके से जाता है एंड कौन कौन सी चीजों को कैरी करता है। ब्लड आखिर हार्मोन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड आखिर CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, एब्जॉर्ब्ड फूड को किस हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। सो दिस चैप्टर इज रियली रियली इंटरेस्टिंग और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप वन शॉट में देखें पूरे लेसन को, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अप। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो ये है कि सर्कुलेशन आखिर होती क्या एंड व्हाई सर्कुलेशन इज नेसेसरी। इफ यू आर अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म तो आपकी बॉडी में काफी कम सेल्स होंगे। वहां पर अगर आपकी बॉडी में काफी कम सेल हैं तो हर सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। या फिर काफी और सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर एक्वेटिक in नेचर, तो उनके चारों ओर पानी रहता है, तो वो पानी क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन भी ला करके दे देता है। उसी पानी में जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेता है। बट व्हेन इट कम्स टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग काफी कॉम्प्लेक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे अंदर हर चीज बहुत ही ज्यादा ऑर्डरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं से भी निकली कहीं पे भी घुस गई, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल इन आवर केस। अगर जरा सी भी एम्बिग्यूटी आ जाती है किसी भी प्रोसेस के अंदर तो आप लोगों को काफी सारे डिसऑर्डर्स का, काफी सारी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्पेसिफिकली देखना है इस पर्टिकुलर पार्ट को। दिस स्पेसिफिक पार्ट इज योर हार्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, पंपिंग मशीन बोलते हो। तो ये जो हार्ट है ये हमेशा इस प्रकार से पंप करता रहता है। एंड जब ये हार्ट पंप करता है, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब इस हार्ट के अंदर प्रेजेंट कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जब ये पिचकता है तो इससे ऑब्वियसली सामान जो है यानी इसका फ्लूइड जो है वो बाहर की साइड निकलने की कोशिश करेगा। दैट इज जस्ट लाइक अ मैकेनिज्म। अगर समझ लीजिए आपके पास कोई बैलून है और उस बैलून के ऊपर आपने कोई स्ट्रॉ लगा दिया है या कोई पाइप लगा दिया है, तो जैसे ही आप उस बैलून को दबाएंगे जिसके अंदर पानी भरा हुआ है तो वो पानी स्ट्रॉ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली आपका जो हार्ट है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को पंप करेगा अलग अलग वेसल्स के अंदर, और वो वेसल्स जिसमें पंपिंग के थ्रू एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि अब जो फ्लूइड है जो पहले रेस्ट पे था अब पंपिंग से उसको एक पुश मिल चुका है, वो फ्लूइड जब मोशन में आएगा तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। और आपका जो हार्ट है ये एक इंजन की तरह हमेशा ही धड़कता रहता है, जिसके धड़कने की फ्रीक्वेंसी अराउंड 70 to 72 टाइम्स है इन अ मिनट, यानी लगभग हर 0.8 सेकंड में आपका हार्ट एक बार धड़कता है। तो इतनी ज्यादा बार अगर ये धड़केगा इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली पंप करता रहेगा ब्लड को, और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कभी भी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है ब्लड सर्कुलेशन, उसके पीछे सिंपल से लॉजिक्स है। आपको हमेशा ही ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो भी फूड है उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके ऑर्गन्स में क्योंकि हमेशा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, तो वहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको भी आपको बाहर फेंकना है, और बाहर फेंकने के लिए आपको जिस सर्कुलेटरी फ्लूइड की जरूरत है वो भी आपका ब्लड ही है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम किस हिसाब से चीजों को एलिमिनेट करता है और किस हिसाब से चीजों को अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यूज तक पहुंचाता है।
तो सर्कुलेशन क्या है? किसी भी चीज का सर्कुलेट होना, यानी कि किसी भी चीज का मूव करना। तो सर्कुलेशन की आइडियल डेफिनेशन ये है कि आप कुछ चीजें लेकर आ रहे हो किसी ऑर्गन तक और आप कुछ चीजें लेकर के जा भी रहे हो। तो यहां पर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपको खाने पीने की चीजें चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट जो कि एब्जॉर्ब हो गए थे इन ब्लड आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्ब्ड आफ्टर डाइजेशन, ये यहां पर आ चुके हैं, राइट। डाइजेशन के बाद जो आपका एब्जॉर्ब्ड मटेरियल था, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स थे, वो आपके यहां पर पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन जो आपने ली थी वाया रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में आई थी वाया रेस्पिरेशन, ये भी आपको ट्रांसपोर्ट करनी है टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स। तो ये तो आप लेकर आ रहे हो न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को। CO2 आपको रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, और वो भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। तो आप इस CO2 को अपनी बॉडी में तो रखोगे नहीं। लास्ट चैप्टर में यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि CO2 को रिमूव करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अगर 1000 मॉलिक्यूल CO2 के हैं और 1000 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो हीमोग्लोबिन भी चाहेगा कि मेरे ऊपर CO2 बैठ जाए। इस वजह से ऑक्सीजन नहीं बैठ पाता और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो CO2 को हमें बाहर भगाना है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाम ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब ये बने ही एक्सक्रीशन के लिए हैं, ये बने ही हैं आपकी बॉडी से बाहर जाने के लिए। ओके, तो आप इन्हें ऑर्गन्स तक भी पहुंचाते हैं और ऑर्गन्स से लेकर भी जाते हैं। तो आप न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन तो ऑर्गन तक ले जा रहे हो और ऑर्गन से CO2 और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर भेज रहे हो। तो अगर आप सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे सिंपलेस्ट एनिमल्स कौन थे? आपके स्पंजिस। स्पंजिस को क्या कह रहे थे आप? फाइलम पॉरीफेरा। सो फाइलम पॉरीफेरा में जो इंडिविजुअल्स थे, इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी इनमें कुछ सेल्स से बॉडी बनी हुई थी। बॉडी और कुछ नहीं बल्कि सेल्स का एक गुच्छा था। तो इनकी बॉडी इतनी सिंपल है कि इसमें आसानी से सर्कुलेशन हो सकती है। सीलन ट्रेट जो है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इनमें भी आपका बहुत भारी भरकम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिला। ये भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही काउंट होते। तो इनमें क्या है, सर्कुलेशन और एक्सचेंज के लिए सीधा वाटर जो है इनकी सराउंडिंग से वही सर्कुलेशन करा देता है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखें स्पंजिस का, यहां पर क्योंकि स्पंजिस हमने लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो स्पंजिस का अगर आप एग्जांपल देखें तो यहां पर आपको दिख जाएंगे छोटे छोटे से पोर्स जहां से पानी अंदर आता है। इन छोटे छोटे से पोर्स को आप क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे से पोर्स को आप कहते हैं ऑस्टिया। ओके, एंड ये जो ऑस्टिया है, इनसे पानी अंदर आता है, दे आर कॉल्ड एज इनलेट पोर्स। तो काफी सारे ऑस्टिया से पानी अंदर आया एंड अल्टीमेटली एक कैविटी के अंदर चला गया, और इस कैविटी को हमने क्या बोला? इस कैविटी को हमने बोल दिया स्पंजोसील। स्पंजोसील। तो कैविटी के अंदर पानी आया, स्पंजोसील तक पहुंचा, और उसके बाद आपका एक आउटलेट पोर है जिसको हमने क्या बोल दिया? ऑस्क्यूलम बोल दिया। इस ऑस्क्यूलम नाम के पोर से ये सारी चीजें बाहर निकल गई। तो यहां से अगर ऑस्टिया से पानी अंदर आ रहा है, ऑस्टिया जिनका नंबर थोड़ा ज्यादा रहता है, यहां से पानी अगर अंदर आ रहा है, तो ये पानी अपने साथ क्या लाता है? ये जो पानी है बहता हुआ, ये अपने साथ न्यूट्रिएंट भी ले आता है और ये अपने साथ गैसेस भी ले आता है। और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि पानी अपने साथ साथ गैमीट्स तक भी ले आता है फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो गैसेस हैं, ये पहुंच चुकी हैं टू व्हाट? टू द स्पंजोसील, और यहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ऑस्क्यूलम से बचा हुआ पानी जो है ये बाहर निकल जाता है। तो इस हिसाब की सिंपल सर्कुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्यों? क्योंकि स्पंजिस में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें है ही सिर्फ सेल, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम तो आपका बहुत लेट आया था, राइट? यू नो वेरी वेल कि ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमिंथ में आया था, राउंड वॉर्म्स में। यहां पर तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो यहां पर आप इसे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे कि हाँ यार, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पर्टिकुलर जुगाड़ है जिससे कि सर्कुलेशन हो रही है स्पंजिस के अंदर। और कुछ ऐसा ही जुगाड़ जो है आपको सीलन ट्रेट के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर कैविटी का नाम है सीलेंट्रॉन, राइट? यहां पर आपने देखा कि जो कैविटी थी इसका नाम था स्पंजोसील, बट यहां पर कैविटी का नाम है सीलेंट्रॉन। ये मैं एनिमल किंगडम से रेफरेंस लेकर आपको सारी चीजें बता रहा हूं। लेकिन अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, तो यहां पर आपको फ्लूइड चाहिए रहते हैं ब्लड एंड लिम्फ नाम के। लिम्फ जिसको आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो, क्योंकि टिश्यूज के बीच में ये फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। एक टिश्यू है, समझ लीजिए। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पर क्या है, आपके जो टिश्यूज हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पर टिश्यूज के जो सेल्स हैं,
इनके बीच में आपको भरा हुआ क्या देखने को मिल सकता है, आपको इनके बीच में भरा हुआ देखने को मिल सकता है टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड को आपने क्या बोल दिया है मेरे भाई, प्यार से लिम्फ बोल दिया, राइट, आपने इसे प्यार से लिम्फ बोल दिया। सो ब्लड जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड और मेजरली यूज्ड आपका बॉडी फ्लूइड है, तो मेजर तो ये है, और लिम्फ जिसे आप टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हो ये माइनर फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन ये दोनों के दोनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द सर्कुलेटरी पर्पजेस। सो व्हाट इज सर्कुलेशन, ये बात समझ में आ गई होगी। आपको कुछ चीजों को एलिमिनेट करना है और कुछ चीजों को सप्लीमेंट करना है टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स, जिसके लिए आपकी बॉडी में इन सब कंपोनेंट्स का बहाव मेंटेन होना चाहिए। ऑक्सीजन लगातार आती रहनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लगातार आती रहनी चाहिए, और जो CO2 बन रही है वो लगातार जाती रहनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा। नाउ द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन द एनिमल किंगडम इटसेल्फ कि दो अलग अलग टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम ही ओपन है तो यहां पर ब्लड जो है ओपनली बहता है। तो यहां पर कोई बहुत अच्छी खासी ब्लड वेसल्स का सिस्टम या ब्लड वेसल्स की ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं देखने को मिलती। तो यहां पर क्या है, ब्लड जो है आपका हार्ट पंप कर देगा, और उसके बाद कुछ लार्ज वेसल्स रहती है, चुनिंदा लार्ज वेसल, जिनके बाद ये ओपन स्पेसेस या ओपन कैविटीज में, जिसे आप साइनोसिस कहते हैं, यहां पर चला जाता है। साइनोसिस क्या है, ओपन कैविटीज, बॉडी में इतना स्पेस है उसके अंदर सारा ब्लड बहता रहता है। तो यहां पर देखो आपका हार्ट है, इस हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये हार्ट ऐसे हुआ, क्वेंच हुआ, तो ब्लड आपका यहां पर बहने लगा। तो ये लार्ज वेसल्स थी। अब लार्ज वेसल्स से इन छोटी छोटी वेसल्स में आपका चला गया है ब्लड, और यहां से ओपन साइनसिस में आ चुका है। साइनसिस का मतलब स्पेसेस। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ऑर्गन्स के चारों ओर, यहां पर आपका ब्लड पहुंच चुका है। सिंस आप यहां पर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हेमोलिम्फ बोलकर आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड को। ये बात भी एनिमल किंगडम की ही है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, ब्लड ओपनली बह रहा है। आपकी ये जो लार्ज वेसल है आपको दिखने को मिल रही है, यहां पर आपकी लार्ज वेसल है, लेकिन हर जगह पर आपके इन वेसल्स का डेरा नहीं है। ये लार्ज वेसल यहां पर आपका ब्लड ले आएंगे, यहां पर ले आएंगे, लेकिन इसके बाद तो इसे ओपनली ही बहना पड़ेगा ना बॉडी के अंदर। तो यहां पर इन ओपन साइनसेस में ये ब्लड बहता रहता है, और सारे के सारे टिश्यूज, सारे के सारे ऑर्गन्स ब्लड में सदाबहार भीगे रहते हैं। द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर ऑलवेज बाथ्ड इनटू द ब्लड और बाय द ब्लड। सो हमें पता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बहुत ज्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि यहां पर आपको एक नेटवर्क देखने को मिलता है आर्टरीज का, वेन्स का एंड कैपिलरीज का, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क इट वाज पॉसिबल टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड। आप ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हो अगर आप पाइप्स के माध्यम से उसे पहुंचा रहे हो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस है, और ये दो फाइलम्स में हमें देखने को मिला था। एक तो हमें देखने को मिला था फाइलम एनेलिडा में, यानी कि अर्थवॉर्म की फाइलम में, एंड दूसरा हमें देखा था कॉर्डेट के अंदर, यानी हम लोगों के अंदर। इसके अलावा यूजुअली सबके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था, चाहे वो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का ही क्यों ना हो। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वैसे तो एनेलिडा से एडवांस है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम में, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये मात खा गए हैं। ये बात भी हमने एनिमल किंगडम से ही उठाई। तो काफी सारी चीजें यहां पर लिंक हो जाएंगी इन द बेसिक कंसेप्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि यहां पर जो है ब्लड ये हार्ट से पंप किया जाएगा, यानी जो हार्ट है ब्लड को पंप करेगा, और इसके बाद आपका जो ब्लड है ये देखो एक लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स में गया, यानी कि आपका आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में चला जाएगा। स्मॉल ब्रांच वेसल है हर ऑर्गन के लिए, हर ऑर्गन तक एक स्पेसिफिक वेसल ब्लड पहुंचा रही है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी एक स्पेसिफिक वेसल ही लेकर के आ रही है। तो यहां पर आप देखोगे मेरे दोस्त, ये जो ब्लड वेसल्स है इनका डेरा अच्छा खासा है, दैट्स व्हाई इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला। ओपनली एम्प्टी स्पेसेस यानी साइनसेस के अंदर ब्लड नहीं घूम रहा है, या आपका पाइप्स के अंदर बह रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर एडवांटेजियस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे आप रेगुलेट कर सकते हो। अलग अलग वेसल अलग अलग ऑर्गन में ब्लड पहुंचाएगी और वहीं से ब्लड लेकर आएगी, तो क्वाइट कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इट इज। ओके, तो कोऑर्डिनेशन यहां पर जो है अच्छी देखने को मिलती है, और इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन जो है आपकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं देखने को मिल रही थी। एनालिडा यानी कि अर्थवॉर्म एंड कॉर्डेटा यानी कि हम लोग, हमारे अंदर ये वाला सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप लास्ट डायग्राम देखे हैं तो वहां पर आपको एक इंसेक्ट के अंदर एक बड़ी वेसल दिखाई दे रही थी, उसके बाद ओपन सिस्टम के अंदर सारा ब्लड जा रहा था, लेकिन यहां पर जो बड़ी वेसल है मेरे दोस्त, ये उसके बाद छोटी वेसल्स में जा रही है, और ये छोटी वेसल पूरी बॉडी में फैली हुई है। इस सेगमेंट की ये वेसल है, देन सो ऑन। तो हर सेगमेंट की अपनी अपनी वेसल है,
जो कि उनमें ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है, जैसे कि वेंट्रल वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं और ऑक्सिलरी हार्ट आपको दिखाई दे रही है, डोर्सल वेसल जो कि मेन हार्ट की तरह बिहेव करता है एनालिट्स के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो हर स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर, हर स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर अपनी अलग अलग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि उनके अंदर सर्कुलेशन का काम करवा रही होंगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वर्टिब्रेट्स में हार्ट किस टाइप के होते हैं? तो वर्टिब्रेट में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिली थी। वर्टिब्रेट में देयर वर डिफरेंट क्लासेस, और हम जिन मेन क्लासेस की बात करते हैं वो है परम। परम का मतलब क्या है? परम में पी का मतलब है पाइसिस, पाइसिस का मतलब होता है फिशेस। ए का मतलब है एम्फीबियन, यानी कि वाटर और लैंड दोनों पे रहने वाले। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। आर का मतलब रेप्टाइल। ए का मतलब एव्स यानी बर्ड्स, एंड एम का मतलब मैमल्स यानी कि हम लोग, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार का हार्ट इनके अंदर होता है, देन यू विल गेट टू नो कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, यानी एक मसल का हार्ट बना रहता है हमारे अंदर, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये बात हमें पहले से पता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मसल्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द टिश्यूज चैप्टर। वहां पर हमने देखा था 3 अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं। पहली स्केलेटल मसल जो कि वॉलंटरी होती है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपकी बाइसेप, ट्राइसेप। बॉडी बिल्डिंग में आप जो भी मसल्स शो करते हो जो आपके हिसाब से फूल जाती हैं, दे आर वॉलंटरी मसल, उनकी मूवमेंट को आप रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरी मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, जो कि आप रेगुलेट नहीं कर सकते, आप उनकी मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें इनवॉलंटरी कहा जाता है। जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल्स, आपको नहीं पता चल रहा कब आपकी बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्सिस हो रही है, कब आपकी बॉडी के अंदर चर्निंग मूवमेंट्स हो रही है, वो ऑटोमेटिकली होती हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से वो रेगुलेटेड होती हैं। यानी कि या तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, या फिर आपके हार्मोन से सिग्नल जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आपका उस पर कोई बस नहीं, आप अपने मन चाहे मन मुताबिक आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट मसल वॉज कार्डियक मसल। अब नाम ही कार्डियक मसल है तो जाहिर सी बात है हार्ट में ही प्रेजेंट होगी, तो ये कार्डियक मसल आपकी सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट थी, इसीलिए इसको क्या बोला है? मस्कुलर हार्ट बोला है, क्योंकि कार्डियक मसल ना, तो मस्कुलर ही होगा हार्ट। एंड चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी इनके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आप यहां पर देखें फिशेस के अंदर, यानी परम अगर आप यहां पर देख ले लिखा हुआ, तो फिशेस के अंदर यानी पाइसिस के अंदर आपको 2 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ओके, सो जो टॉप पे चैम्बर रहता है इसे आप एट्रिया बोलते हैं, एंड नीचे जो चैम्बर रहता है इसे आप वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको एट्रिया और वेंट्रिकल देखने को मिला। ये 2 चैम्बर का हार्ट आपका फिश के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप एम्फीबियन को देखेंगे तो एम्फीबियन में आपका 3 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ओके, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे सो देयर आर गोइंग टू बी 2 एट्रियाज। ये वाला जो है आपका लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, ये वाला आपका राइट एट्रियम कहलाएगा, एंड नीचे वाला सिंगल वेंट्रिकल आपका प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप रेप्टाइल्स में देखेंगे तो रेप्टाइल्स में भी आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी एज एम्फीबियंस। यहां पे आपका लेफ्ट एट्रियम होगा ऊपर की साइड, देन राइट एट्रियम होगा और नीचे की साइड आपका वेंट्रिकल होगा। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल यहां पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल है मेरे भाई, इसमें 4 चैम्बर्ड का हार्ट आपका देखने को मिलता है। सो क्रोकोडाइल और एव्स और मैमल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा। यानी यहां पर जो हार्ट है इसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होंगे। तो इस हार्ट को हम लोग 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट्स को आप वेंट्रिकल बोलते हो। सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर्स आपको यहां पर देखने को मिले। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे परम के सीक्वेंस में, यानी पाइसिस से आप एम्फीबियन की तरफ, एम्फीबियन से रेप्टाइल की तरफ, रेप्टाइल से एव्स और मैमल्स की तरफ, आप देखोगे कि आपका जो हार्ट है वो और ज्यादा बेहतर हो चुका है, और ज्यादा उसके अंदर चैम्बर्स ऐड हो चुके हैं। आप सबसे कॉम्प्लेक्स हैं तो आपके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर्स हैं इनको आप एट्रिया बोलते हो, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया राइट और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे रेस्पेक्टिवली, और नीचे वाले पार्ट्स को आप वेंट्रिकल्स बोलते हो। इस चैप्टर में आप लोग ह्यूमन हार्ट की डिटेल्ड स्टडी भी करोगे, वहां पर आपको पता भी लग जाएगा कि 4 चैम्बर का हार्ट किस हिसाब से दिखाई देता है। यहां पर कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्हें आप एक्सेसरी चैम्बर्स कहते हो। और इन एक्सेसरी चैम्बर्स का नाम है, काफी सारे एक्सेसरी चैम्बर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सेसरी चैम्बर्स का नाम है साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस एंड ट्रंकस
आर्टेरियोसिस, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट? पूछा नहीं जाता बट स्टिल। ओके, सो एक्सेसरी चैम्बर्स आपको काफी बार हार्ट में देखने को मिल सकते हैं इन लोअर वर्टिब्रेट्स। यहां पर अगर आप स्कीम देखोगे सर्कुलेटरी पाथवेज की, तो आपको पता लगेगा हर अलग अलग इंडिविजुअल में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग सर्कुलेशन स्कीम्स पाई जाती है। तो यहां पर अगर आप पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन देखोगे वर्टिब्रेट्स में, तो तीन तरीके का पैटर्न है। पहला जो पैटर्न है इसे आप कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब एक ही बार सर्कुलेशन हुई है ब्लड की, सिंगल सर्कुलेशन हुई, आपकी एक बार ब्लड जो है घूम करके आ गया आपका पूरी बॉडी में और दोबारा हार्ट में पहुंच गया। दूसरी जो सर्कुलेशन है इसे आप कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब यहां पर दो चक्कर लगते हैं लेकिन दूसरा चक्कर इनकम्प्लीट है, यानी ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है दूसरे चक्कर में। तो दो चक्कर तो लगे लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं हो पाए। तीसरा है डबल सर्कुलेशन, यानी यहां पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई, यहां पर दो इंडिपेंडेंट जो हैं आपके सर्कुलेटरी इवेंट्स होते हैं। तो एक बार इनके एग्जांपल देख लेते हैं और पैटर्न भी समझ लेते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन है क्या। सो सिंगल सर्कुलेशन जो है ये आपकी फिशेज में होगी। फिशेज में क्यों होगी? क्योंकि फिशेज में आपका दो चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट था। तो फिशेज में आपका दो चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, तो सिंगल सर्कुलेशन उसमें देखने को मिलेगी। कैसे? आपको एक बात हमेशा याद रखनी है लाइफ में कि जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड जो होगी इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन लोड की गई है लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, जैसे भी जो भी आपका ऑक्सीजन का सोर्स है, जो भी आपका ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन लेकर आएगा, वो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा। और जो राइट साइड है आपकी हार्ट की, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये एक थंब रूल है, ये हर ऑर्गेनिज्म पर इंप्लाई होता है। चाहे आप रेप्टाइल की बात कर लो, चाहे आप एव्स की बात कर लो, चाहे आप मैमल्स की बात कर लो, ये जो रूल्स हैं ये हर ऑर्गेनिज्म पर लागू होते हैं विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या हुई? फिशेस के अंदर दो चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, तो हार्ट जो है ये आपका इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, यानी वीनस हार्ट है यहां पर। क्योंकि यहां पर लेफ्ट और राइट का तो कोई चक्कर है नहीं मेरे भाई, दो ही तो आपके चैम्बर्स हैं। एक आपका ऊपर की साइड है पूरा का पूरा एट्रियम और एक नीचे की साइड है वेंट्रिकल। तो एट्रियम में कोई राइट और लेफ्ट का चक्कर तो है नहीं कि एक जगह से ऑक्सीजनेटेड आएगा दूसरी जगह से डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा, इसीलिए वीनस हार्ट इसे बोला। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है अब हार्ट से ये कहां जाएगा? ये आपका गिल्स के पास जाएगा। और गिल्स क्या करती है? गिल्स भाई यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर गिल्स यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो गिल्स के पास ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका गिल्स के पास गया। गिल्स से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था गिल्स से ऑक्सीजनेटेड हो गया एंड ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास चला गया, अलग अलग ऑर्गन्स के पास चला गया। एंड अल्टीमेटली ये जो ऑर्गन्स के पास जाता है तो ऑर्गन्स के पास जाके दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू द हार्ट। तो ये आपको साइकिल देखने को मिलती है। इसको एक बार मैं ठीक से बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ क्लियर कट वे कि यहां पर होता क्या है। देखो यार, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अलग अलग ऑर्गन से आपके हार्ट में आ गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको ऑक्सीजनेटेड करना है, तो यहां पर ये जो ब्लड है कहां चला जाएगा? गिल्स के पास चला जाएगा। गिल्स के पास से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पर चला जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां चला जाएगा? ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। और ऑर्गन्स जो है यहां पे साइकिल पूरी हो जाएगी। ऑर्गन से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका दोबारा से हार्ट में चला जाएगा। तो एक सिंगल यहां पर साइकिल देखने को मिली, इसीलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन बोला गया। पाथवे क्या हुई? यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में गया और ऑक्सीजनेटेड होकर ऑर्गन्स के पास चला गया। अल्टीमेटली इसी प्रकार से ये मूव करता रहता है बिकॉज दो ही चैम्बर हैं, तो प्योरीफाइड नॉन प्योरीफाइड यानी लेफ्ट और राइट का कोई पर्टिकुलर चक्कर यहां पर नहीं है। ये आपको आगे वाले एग्जांपल्स में देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ सर्कुलेशन जो हमने यहां पर ड्रॉ किया। अगला अगर आप एग्जांपल देखो तो यहां पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, यानी दो बार सर्कुलेशन होगी लेकिन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है यहां पर मिक्सिंग हो जाएगी। अब मिक्सिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये आपका देखने को मिलता है मोड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन और रेप्टाइल में तीन चैम्बर्स का हार्ट था,
तो 3 चैम्बर का हार्ट है तो इससे मिक्सिंग का क्या लेना देना है मेरे दोस्त। यहां पर अगर 3 चैम्बर का हार्ट है तो आप अगर इस हार्ट को देखोगे तो ऊपर के जो 2 चैम्बर है तो एट्रियम है, जैसे कि ये वाला है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला है राइट एट्रियम, और नीचे है आपका वेंट्रिकल। अब मेरे भाई लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड आएगा और राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आएगा वो मिक्स तो आकर सेम वेंट्रिकल में ही होगा ना, वेंट्रिकल तो सेम ही रहा। तो यहां पर दिक्कत ये आ गई कि वेंट्रिकल में जो कि सेम चैम्बर है इसके अंदर मिक्सिंग हो गई। ओके, सो लेफ्ट साइड जो मैंने आपको बताया लेफ्ट एट्रियम, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा था आपका, या तो लंग से आ रहा था अगर आप किसी टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल की बात कर रहे हो तो, ये आपका या तो गिल्स से आ रहा था अगर आप किसी एक्वेटिक एम्फीबियन की बात कर रहे हो तो, अगर आप फ्रॉग वगैरह की बात कर रहे हो तो इसकी मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन आया है। तो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लोड हो चुका है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये बात हम लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। सिमिलरली जो राइट एट्रियम है इसमें क्या आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द बॉडी पार्ट। तो यहां पर जो मेरे दोस्त बॉडी पार्ट्स आपके मौजूद थे, यहां पर जो ऑर्गन्स आपके मौजूद थे, इन ऑर्गन से CO2 लोडेड जो ब्लड है ये आपका राइट एट्रियम में आया, CO2 लेकर के ब्लड राइट एट्रियम में आया। लेकिन अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दिक्कत क्या हो गई कि आपको इन्हें मिक्स करना पड़ गया। अब राइट एट्रियम का ब्लड भी नीचे जाएगा और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भी नीचे जाएगा। भाई यहां पर तो पूरी मिक्सिंग हो गई ना, यहां पर पूरी की पूरी मिक्सिंग हो गई। तो ये सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वेंट्रिकल जो है इस मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स। ओके, अब यहां से ब्लड जो है पंप हो जाता है। तो पंप होगा, आप देखोगे पंप होगा तो आपका ऑक्सीजनेट होकर वापस भी आ सकता है हार्ट के अंदर, और ये अगर यहां से पंप होगा तो आपका ऑर्गन्स के पास जा सकता है और डीऑक्सीजनेट होकर वापस भी आ सकता है। तो यहां पर डबल सर्कुलेशन तो हमें देखने को मिली, लेकिन ये मिक्सिंग हो गई जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोसेस है। यहां पर हमें बस इसके बारे में जानना था कि यहां पर मिक्सिंग हो गई इन द वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल आपका सेम है, इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, एक ही चैम्बर था। तो इसमें चाहे आपका प्योर ब्लड हो चाहे इम्प्योर ब्लड हो वो आकर ऑटोमेटिकली गिर गया। इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन तो बोला, लेकिन इनकम्प्लीट, क्योंकि मिक्सिंग यहां पर आपको देखने को मिली। अगला जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगला एग्जांपल जो है वहां पर 4 चैम्बर्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, एव्स की, मैमल्स की और क्रोकोडाइल की। तो यहां पर बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रोकोडाइल में भी, जो कि एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का, उसके अंदर भी 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आपका हार्ट है यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 चैम्बर्स हैं। इस 4 चैम्बर्स में ये आपका लेफ्ट एट्रियम है तो इसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये राइट एट्रियम है तो इसके नीचे राइट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है मेरे दोस्त, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आपका आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका लंग्स वगैरह से या फिर जहां पर भी आपका प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का, वहां से ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड चला जाएगा, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, अब ऑर्गन्स के अंदर चला जाएगा। एक तो ये हो गई पूरी की पूरी साइकिल, राइट। अब ऑर्गन से इसने CO2 ले लिया एंड CO2 को प्योरीफाई करने के लिए दोबारा लंग्स में चला जाएगा। सिमिलरली इस ऑर्गन से जो CO2 आई, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट साइड में आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में चला गया एंड यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसे प्योरीफाई होना है तो ये लंग्स के पास चला जाएगा प्योरीफाई होने। यानी 2 कंप्लीट सर्कुलेशन आपको यहां पर देखने को मिली। इसको तो हम काफी डिटेल में ही पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखने को मिलता है। आपका 4 चैम्बर का हार्ट यहां पर मौजूद है, तो इसको तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक वेसल का नाम तक भी हम नोट करने वाले हैं कि लंग से कौन सी वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, लंग्स के पास कौन सी वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गई, सारी चीजें हम लोग क्रैक करने वाले हैं। यहां पर इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियम था जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो कहां पर जाएगा ब्लड, ऑर्गन्स के पास जाएगा, ऑर्गन्स के पास चला गया, एक सर्कुलेशन पूरी हो गई।
अब ऑर्गन्स के पास CO2 है भरमार, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए हैं, वहां से CO2 उठा करके लाया जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचेगा, राइट साइड में पहुंचेगा, राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम से वॉल्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, और राइट वेंट्रिकल जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्योरीफाई होने के लिए कहा जाएगा लंग्स के पास जाएगा, सीधी सी बात है, जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। तो ये दूसरी साइकिल हो गई, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यहां पर देखने को मिली। तो क्या लिखा हुआ है किताब के अंदर उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट साइड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स को दे दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है, ऑर्गन्स को इनकी जरूरत है। राइट एट्रियम जो है यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम द ऑर्गन्स, क्योंकि वहां से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है, इसे आपने राइट वेंट्रिकल में पास किया, और ये टू लंग्स चला गया, क्योंकि मेरे भाई यहां पर लंग्स में दोबारा से हमें उसमें ऑक्सीजन लोड करनी है। सो वेंट्रिकल्स जो है सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, इसीलिए यहां पर डबल सर्कुलेशन किस टाइप की हुई, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुई। कोई भी मिक्सिंग यहां पर हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसे बोला गया। नाउ द टॉपिक हैज बीन स्टार्टेड। यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहां पर हम एक्चुअल में देखते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अब हम चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ब्लड। तो ब्लड के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे ब्लड के अंदर सबसे पहला जो कंटेंट है यह आपका प्लाज्मा, जिसमें पानी ही पानी होता है, प्लस सम प्रोटीन्स, प्लस सम आयंस, प्लस सम अदर मॉलिक्यूल्स। एंड इस प्लाज्मा के बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है ये आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब तैयार किए गए एलिमेंट्स, इसमें आपके सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट। तो जो प्लाज्मा है ये आपका 55% कंटेंट बनाता है ब्लड का, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये आपका अराउंड बचा हुआ यानी कि 45% कंटेंट बनाते हैं ब्लड का। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, और ब्लड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से सेल हैं, उन सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, उन सेल्स का फंक्शन क्या क्या है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या क्या होता है, किस किस हिसाब से आप जो है डोनर और रेसिपिएंट को क्लासिफाई करते हो, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है। ब्लड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग बढ़ जाएंगे हार्ट की तरफ। उसके बाद हम लोग इस 4 चैम्बर के हार्ट की डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, जहां पर आपको 4 चैम्बर दिखाए गए हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम ऊपर वाले, और नीचे वाले सेम साइड के अंदर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। सो देयर इज अ फ्लो चार्ट विच इज गिवन, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर हर चीज आपकी ठीक तरीके से कंपाइल कर दी गई है कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। पहला तो मेन जो आपका फ्लूइड है, मैंने आपको बताया था मेजर ये ब्लड है, तो ब्लड से अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है इसे आप कहते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। और सेकंड, अगर कोई चीज आपकी लिम्फ के थ्रू एक्सचेंज हो रही है, लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो इसे आप बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम हमारा प्राइम कंसर्न है, इसे हमें पढ़ना होता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में आपको एक मोटर चाहिए जो कि आपके ब्लड को पंप करेगी। तो पंप करने के लिए जो मोटर लगी है इसका नाम क्या है, हार्ट। सेकंड, आपको फ्लूइड चाहिए। अब देखो यार, आपने मोटर तो चला दी, लेकिन पानी ऐसे खुला थोड़ी बह सकता है, राइट। तो आपको पानी को रेगुलेट भी करना है, तो पानी के लिए आपको पाइप्स भी चाहिए। तो एक तो मोटर हो गया, फिर काफी सारे पाइप्स हो गए, और इन पाइप्स में बहेगा क्या, पानी बहेगा, पेट्रोल बहेगा, सरसों का तेल बहेगा, केरोसिन बहेगा, दैट इज टोटली योर कॉल। तो यहां पर हम जिस चीज को बहा रहे हैं, ये जो वाटर है जो कि इस पानी के अंदर बहेगा, वाटर है सॉरी, जो इस पाइप के अंदर बहेगा वो दैट इज ब्लड। सो हम एक यूजुअल एग्जांपल ले रहे हैं अपने घर वाला। मोटर चलाई, पाइप के थ्रू पानी आपका टंकी में चढ़ रहा है। तो टंकी क्या है, आपके ऑर्गन्स, जहां तक आपको ब्लड से रिलेटेड सारे के सारे जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीजें पहुंचानी। तो हम बात करते हैं ब्लड की। हार्ट के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस लेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहां पर हम सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड सारी चीजों की डिस्कशन करने वाले हैं। तो ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा, जो कि अराउंड 55% ऑफ द कंपोनेंट है। देन है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सेल्स, जो कि आपके 45% ऑफ द कंपोनेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अलग अलग सेल्स आते हैं, रेड कलर के सेल्स आते हैं जिन्हें आप बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड क्यों बोला, क्योंकि एरिथ्रोसाइट इनका नाम है। रेड इसीलिए बोला क्योंकि हेमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो इसे एरिथ्रो भी बोला जाता है। एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। ओके,
WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट का मतलब यहां पर कलरलेस से है, और कलरलेस का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज ल्यूको। तो इसे आप क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट कलर के सेल्स या फिर कलरलेस सेल्स। और यहां पर तीसरे हैं प्लेटलेट, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आप हमेशा सुनते हो कि अगर आपको कोई चोट लग गई है तो वहां पर आकर के एक कत्था जमा हो जाता है दैट इज फॉर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट। सो ब्लड क्लॉटिंग की कास्केड में हम लोग प्लेटलेट को भी पढ़ेंगे। अब जो WBCs हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट से अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट हो सकते हैं यानी इनके अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर ग्रेन्यूल लाइक छोटे छोटे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और दूसरे ए ग्रेन्युलोसाइट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो यहां पर जो ग्रेन्यूल्स है मेरे दोस्त ये आपके एब्सेंट होते हैं। ओके, सो ग्रेन्युलोसाइट में तीन तरीके के WBC आते हैं, यानी कि पहला आपका न्यूट्रोफिल, नाम ही है न्यूट्रोफिल, तो नियरली न्यूट्रल आप मान सकते हो। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, फिल का मतलब क्या होता है, लविंग, इओसिनो का मतलब होता है एसिड, यानी कि एसिड लविंग है, यानी इनका खुद का नेचर बेसिक है। तीसरे हैं बेजोफिल, बेजो यानी बेसिक, फिल्स यानी प्यार करना, बेस से प्यार करता है यानी खुद थोड़ा सा एसिडिक होता है। ओके, ये बात याद रखनी है। नाउ ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट आपने सुने होंगे बचपन से ही, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो कि आपके इम्यून सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हो तो इम्यूनोलॉजी के अंदर आप बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जरूर पढ़ते हो। टी फॉर आपका थाइमस होता है एंड बी फॉर योर बोन मैरो, ये हम अपने अंदर बात करते हैं बोन मैरो की। अदरवाइज अगर आप बी कहां से वर्ड आया इसकी बात करें तो बर्सा ऑफ फेब्रिकस नाम का एक ऑर्गन होता है, बर्सा ऑफ फेब्रिकस इन बर्ड्स, उसमें सबसे पहले देखा गया था आपके बी लिम्फोसाइट को, वहीं से इसकी डिस्कवरी हुई, वहीं से बी टर्म आई थी। आजकल काफी किताबों में लिखा गया है कि बोन मैरो वो आप अपने अंदर कह सकते हो बिकॉज यू डू नॉट हैव बर्सा ऑफ फेब्रिकस, लेकिन हाँ एक्चुअल वर्ड कहां से आया है, बर्सा ऑफ फेब्रिकस बर्ड से आया है। तो बर्ड से पहली बार बी लिम्फोसाइट को डिस्कवर किया गया था, टी लिम्फोसाइट का मतलब थाइमस से। और मोनोसाइट, ये आपके ये भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं, यानी ए ग्रेनुलोसाइट आपके अच्छे खासे इम्यूनोलॉजी में हेल्प करते हैं, ये आप कह सकते हो। ब्लड वेसल तीन तरीके की होती है, आर्टरीज जिनमें ब्लड प्रेशर अच्छा खासा होता है, वेन्स ब्लड प्रेशर थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, सबसे पतली होती है आपकी कैपिलरीज, थिन नेटवर्क। लिम्फेटिक सिस्टम में आप लिम्फ देखोगे, जैसे ब्लड है वैसे ही आपका पेल कलर का जो है लिम्फ आपको देखने को मिलेगा। इसमें खुद की वेसल्स होंगी इसकी, जिन्हें आप लिम्फ वेसल्स कहते हो। जैसे कि आप देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाय के अंदर एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल थी जिसको नाम दिया था आपने लैक्टियल, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में काम कर रही थी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन में काम कर रही थी, वो लिम्फेटिक वेसल थी। तो यहां पर वो जो लिम्फेटिक वेसल है लैक्टियल, वैसी ही काफी सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड लिम्फ नोड जो कि आपके फर्दर इम्यूनोलॉजिकल एट्रीब्यूट में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, ये आपको याद रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ये याद करने के लिए बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ सुनने के लिए था, जिससे कि आपको नाम पता लग जाए सारी चीजों के। जैसे अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो चीजें होंगी, पहली आपकी प्लाज्मा 55%, दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सेल 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन प्रकार के मेजर सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट है, फिर डब्ल्यूबीसी, नाम ही है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट कलर के, या फिर कलरलेस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ग्रेन कंटेनिंग जो ल्यूकोसाइट है इन्हें आप ग्रेन्युलोसाइट कहते हो, जिनमें ग्रेन्स नहीं प्रेजेंट है यानी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है उन्हें आप ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हो। जो ग्रेन्युलोसाइट है मेरे दोस्त ये अलग अलग टाइप के दोबारा है, फर्दर इनकी बाइफर्केशन हुई है। अगर ये न्यूट्रल है तो दे आर न्यूट्रोफिल, अगर ये एसिड लविंग है तो इनका नाम है इओसिनोफिल, और अगर ये बेस लविंग है तो इनका नाम है बेजोफिल। और जो आपके ए ग्रेन्युलोसाइट है उनमें दो तरीके की चीजें हैं, पहले आपके लिम्फोसाइट, ओके, यानी कि आपके इम्यूनोलॉजिकल सेल बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, एंड आपके मोनोसाइट्स। ब्लड वेसल की अगर आप बात करेंगे तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनके डायमीटर्स को भी हम कंपेयर करेंगे, इस लेक्चर के अंदर एक अलग से आर्टिकल गिवन है इसके बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम की अगर आप बात करें तो लिम्फ नोड्स आपके प्रेजेंट हैं, लिम्फ आपका प्रेजेंट है, और लिम्फ बहेगा किससे, लिम्फेटिक वेसल से, तो ये आपका प्रेजेंट। ये सारी चीजें आपको अभी समझनी नहीं थी, सिर्फ इनका नाम अगर ध्यान रख सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज सारी चीजें याद हो ही जाएंगी। आने वाली स्लाइड्स में सब कुछ मौजूद है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किए हैं चीजें, अभी हम इसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है पहले तो ये देखो। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में सबसे पहली चीज है ब्लड, क्योंकि तीन चीजें हमें पढ़नी है ब्लड वस्कुलर सिस्टम में। पहली तो आपकी मोटर, यानी कि आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे। दूसरा हार्ट के जो पाइप्स है, मोटर के पाइप्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे।
और तीसरा बहाना क्या है इन वेसल्स में से, यानी खुद ब्लड के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम किसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ब्लड को। जब हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स यहां पर प्रेजेंट है। इट इज स्पेशलाइज्ड क्योंकि फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये बह सकता है, ऐसा टिश्यू है ये। ओके, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते। देन इसके अंदर प्लाज्मा है विच इज मेजरली वाटर एंड सम प्रोटीन्स, और इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है जो कि आपको यहां पर देखने। तो आपका जो ब्लड है इसके अंदर काफी सारी चीजें। सबसे पहली चीज है प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ द कंटेंट यहां पर तैयार करती है। 55% कंटेंट आपका प्लाज्मा है, और बचा हुआ 100 में से 45% क्या है, आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो प्लाज्मा क्या है, आपका स्ट्रॉ कलर्ड है। स्ट्रॉ कलर्ड क्यों है? क्योंकि आरबीसी तो आपका यहां पर प्रेजेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। तो आरबीसी आपका रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था ना ब्लड को, तो रेड कलर वाला तो पार्ट है नहीं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी ये जो पेल येलो कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है, लेजर पॉइंटर से दिखा देता हूं, ये जो पेल येलो कलर की चीज आपको बहती हुई दिखाई दे रही है ना, इसे आप स्ट्रॉ कलर बोलते हो। ये आपका क्या है, ये आपका प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा आपका स्ट्रॉ कलर का विस्कस सा फ्लूइड होता है, यानी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। इसका पीएच जो है ये 7.4 है, जिसको आप फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हो, जिसके ऊपर सारे के सारे आपके रिएक्शंस होते हैं। सो इट इज फिजियोलॉजिकल पीएच, राइट। फ्लूइड तो ये होगा ही बिकॉज ब्लड खुद ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्लाज्मा क्या है, आपका स्ट्रॉ कलर्ड यानी पेल येलो कलर का एक विस्कस सा लिक्विड। जबकि जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इसके अंदर सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड योर प्लेटलेट्स विच आर सेल फ्रेगमेंट्स। प्लेटलेट्स को आप सेल्स नहीं बोलते, इन्हें आप सेल फ्रेगमेंट बोलते हो। ये एक्चुअल सेल्स नहीं, ये सेल फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं, राइट। तो इस प्लाज्मा में क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्लाज्मा को देखेंगे तो आपको पता लगेगी काफी सारी एक्साइटिंग बातें। प्लाज्मा में ज्यादातर पानी है, जो मैं हमेशा से कहता हूं 90 to 92% कंपोनेंट यहां पर क्या है, पानी है। क्यों? जो कि इसको बहाव दे सके। तो पानी एक तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें सारी चीजें बहती है, इसी के अंदर सारी चीजें या तो सॉल्युबलाइज होती हैं या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और पानी का बहाव अच्छा खासा रहता है, तो इससे आप विटामिन, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको ट्रेवल करा सकते हैं। इसके बाद जो 90 to 92% तो आपका प्लाज्मा वाटर है, बचा हुआ जो 6 से 8% है, ज्यादातर जो कंटेंट है, ये क्या है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। पहला जो प्रोटीन है इट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन मतलब, फाइब्रिनो का मतलब फाइब्रिन बनाने वाला, एंड जन का मतलब जनरेटिंग। तो ये फाइब्रिन बनाएगा। तो फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग करता है। जब भी आपको चोट लगती है, आपको एक लाल कलर का, डार्क रेडिश या ब्राउन कलर का कत्था जो है अपनी चोट पर लगा हुआ दिखाई दे जाता है। वहां पर क्या होते हैं, काफी फाइबर्स आते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन कटी रही तो उसमें से ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा, विच विल लीड टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस। लेकिन उसके आप अगर ऊपर जाल बिछा देते हो इस प्रकार का, अगर आप एक नेटवर्क बना देते हो, अगर आप एक मैश बना देते हो, तो उसमें से चीजों का निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता, और ब्लड के जो प्रोटीन से जो लॉस हो रहे होते हैं, या ब्लड जो बह करके बाहर आ रहा होता है, वो बाहर नहीं आ पाता। क्लॉट धीरे धीरे आपका ड्राई होता जाता है, सूख जाता है, एंड आपकी चोट जो है, आपका घाव जो है वो भर जाता है। तो फाइब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन, नाम ही है ग्लोबुलिन, तो ये ग्लोब्यूल लाइक यानी कि राउंड आपके प्रोटीन्स होते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीबॉडीज यानी कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, यहां पर कुछ स्पेसिफिक वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देखने को मिलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब से कोविड आया है, आपने एंटीबॉडी का नाम पक्का ही सुन लिया होगा, कि जो भी लोग कोविड को झेल पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है, तो उनका इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है किसी भी पैथोजन के खिलाफ, चाहे कोई वायरस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई हेलमिंथ हो, चाहे कोई फंगस हो। कोई भी अगर पैथोजन आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, आपके पास वो ताकत होगी, आपके पास वो पोटेंशियल होगा कि आप जो है उसका सामना कर पाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेपन्स। तो आपके पास जो हथियार है, आपके पास जो वेपन है आपकी बॉडी में, वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इन्हें क्या कहा जाता है, डिफेंसिव एजेंट ऑफ योर बॉडी भी कहा जाता है। यही आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। यानी अगर आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक इम्बैलेंस है, राइट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, तो एल्ब्यूमिन वहां पर आकर हेल्प करता है उनकी रेगुलेशन में, और अल्टीमेटली ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा क्योंकि 6 से 8% आपके प्रोटीन हुए, 90 to 92% आपका वाटर हुआ, अभी भी आपका 1-2% कंटेंट बचता है, तो वो क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड जो कि आपने खाए हैं, कोलेस्ट्रॉल जो कि वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ में ये काम आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए, तो वो जो एनर्जी प्रोडक्शन है और जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके ग्लूकोज वगैरह अमीनो एसिड से आएंगे। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, यानी कि ये आपकी बॉडी में जैसे ही ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ये पहुंचा दिए जाते हैं प्लाज्मा तक भी। ओके, तो जैसे ही आप खाना खाएंगे हमेशा ट्रांजिट में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट है। इस प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। कैल्शियम जो है इसको आप क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4, फोर्थ नंबर का जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम के बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपके कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम जो है आपके पड़े हुए रहते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे कि कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है। सिमिलरली अगर आप सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ये आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में, कैटायन एनायन बैलेंस में हेल्प करते हैं। क्योंकि बॉडी के सबसे अबंडेंट कैटायन कौन है सेल्स के अंदर? सोडियम और पोटेशियम। और सबसे अबंडेंट एनायन कौन से हैं? क्लोरीन वगैरह। तो ये आपके क्या करते हैं? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, समझ लो कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, सोडियम बाहर चले जाएंगे। ओके, अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, सोडियम पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। इस हिसाब से ये मेंटेन करते हैं आपके चार्ज को और ऑस्मोलैरिटी को। इसके साथ साथ गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि ट्रांसपोर्ट की जा रही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ पहुंचाना नहीं होता, ट्रांसपोर्ट का मतलब वापस लेकर आना भी होता है। तो ऑक्सीजन को समझ लो टिश्यू तक पहुंचा रहा है, तो प्लाज्मा जो है CO2 को वहां से रिमूव भी कर सकता है। ओके, तो यहां पर आपने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% आपका वाटर है, 6 से 8% प्रोटीन है। 3 प्रकार के प्रोटीन देखने को मिले। पहले आपके फाइब्रिनोजन जो कि फाइब्रिन बनाएंगे, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। दूसरे ग्लोबुलिन, जिनका स्पेसिफिक एग्जांपल यहां पर लिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि डिफेंसिव एजेंट्स होते हैं, जो कि आपको एंटीबॉडी के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यानी एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में मिलती है। इसीलिए आपको बोला भी जा रहा है, देखो लिंक करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कोविड में कि प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, राइट? क्योंकि जो लोग कोविड से फाइट कर चुके हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिलेगी, तो आप उन एंटीबॉडीज को सेपरेट कर सकते हो वाया केमिकल प्रोसेसेस, और आप किसी जरूरतमंद को जो कोविड से जूझ रहा है उसे दे सकते हो, जिससे वो भी कोविड से लड़ पाए। तो प्लाज्मा क्यों डोनेशन मांगी जा रही है पता चल रहा है, क्योंकि इसी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और तीसरे हैं एल्बुमिन, जो कि आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। तो यहां पर देखो, प्लाज्मा के अंदर जो है, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो देयर आर सेवरल क्रिटिकल प्रोटीन्स जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, बट दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। जब भी चोट लगती है आपको तभी कत्था बनता है, नॉर्मल बेवजह कत्था नहीं बनता, नॉर्मल बेवजह क्लॉट नहीं बनता, ब्लड कोagulation नहीं होती। सो आपको पहले कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा, कुछ स्टिमुलस देना पड़ेगा कि हाँ यार चोट लगी है, तभी वहां पर जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जाएंगे, एक्टिवेट होंगे एंड फर्दर वहां पर क्लॉट बन जाएगा। अगर आप प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो इसे आप सीरम बोलते हो। ओके, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम बोलते हो। ऊपर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है जहां पर ये आपका टोटल ब्लड है। इस टोटल ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूज करा दो, यानी बहुत जोर से घुमा दो, तो जो भारी चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी। जैसे आरबीसी काफी भारी सेल्स होते हैं, इनका नंबर भी काफी ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आपके हल्के होते हैं, तो बीच में देखने को मिले, और सबसे ऊपर आ जाता है आपका प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, वाटर ही तो है ज्यादातर, तो ये आपका ऊपर देखने को मिल जाएगा, राइट? इस हिसाब से इनकी आप बाइफर्केशन भी देख सकते हो। ओके, एंड अगर आपके क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो ऊपर वाला ये जो पार्ट है जहां पे क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया गया है, तो आपको अगर सीरम निकालना है तो आप क्या करिए, प्लाज्मा को लीजिए, घुमा दीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स नीचे बैठ जाएंगे, बिकॉज दे आर हैवी प्रोटीन्स। जो सीरम है आपका वो सिर्फ आपका ऊपर आ जाएगा, इसको आप लोग अलग से कलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मा। अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में।
फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन खास चीजें हैं। पहला रेड ब्लड सेल। रेड क्यों है? क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है विच इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ऑक्सीजन का व्हीकल कौन था? ऑक्सीजन की गाड़ी कौन थी जो कि ऑक्सीजन को लेकर जा रहा था फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ऑर्गन्स? वो आपका हीमोग्लोबिन था। तो यहां पर रेड ब्लड सेल, एरिथ्रो का मतलब भी रेड होता है। रेड इसे क्यों बोला गया? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, यानी हीमोग्लोबिन प्रोवाइड्स द रेड कलर टू द ब्लड। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूको का मतलब भी क्या होता है? कलरलेस। तो कलरलेस चीजें यूजुअली आपको व्हाइट ही या पेल ही दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इसको ल्यूकोसाइट बोला गया। थर्ड इंपॉर्टेंट सेल्स आर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपके थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। ओके, तो इनके साइंटिफिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर रेड ब्लड सेल रेड है तो इट इज एरिथ्रो, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट है तो ल्यूको, और प्लेटलेट को आप थ्रोम्बोसाइट कहते हो। ये सारे के सारे छोटे छोटे, देखो प्लेटलेट आपके सेल फ्रेगमेंट, मैंने बोला था यहाँ पर सेल फ्रेगमेंट आपके मौजूद हैं। ये आपके रेड ब्लड सेल हैं जिनकी जो शेप है ये कैसी है? बाय कनकेव डिस्क शेप। तो यहाँ पे क्या है? आपकी डिस्क है ये। ओके, एक डिस्क जैसा है लेकिन बाय कनकेव है। यहाँ पर देखो डिप्रेशन है इसके अंदर, राइट? एक हल्की सी डिप्रेशन है। जैसे आपने मिठाई खाई होगी बालूशाही, राइट? तो वहां पर क्या रहता है? एक डिप्रेशन बनाई जाती है। सिमिलरली आपने पेड़ा भी खाया होगा तो पेड़े का जो रहता है उसमें एक अंगूठा जो है उसकी छाप लगा दी जाती है अल्टीमेटली बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन बनाने के लिए। सिमिलरली दोनों साइड में यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, तो इट इज बाय कनकेव फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो कनकेव तो है, ये बाय कनकेव है, यानी दोनों एंड्स पे। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स है, यहाँ पर आपको राउंड स्ट्रक्चर इनका देखने को मिल सकता है। इनके न्यूक्लियस की शेप अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स। ग्रेन्युलोसाइट है, ए ग्रेन्युलोसाइट है, फिर उनमें भी फर्दर टाइप है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो सबके अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो आउट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द रेड ब्लड सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टर्म। हम सबसे पहले रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। तो रेड ब्लड सेल को आप एरिथ्रोसाइट बोल रहे हो, बात हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसकी वजह से लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है आपकी बॉडी के अंदर? यूजुअली एक अडल्ट के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है 100 ml ब्लड के अंदर। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? 12 से 16 यूनिट बोलते हो। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है। काफी लोगों में 16 से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, काफी लोगों में 12 से कम भी देखने को मिल सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अनार वगैरह का सेवन करें एंड अल्टीमेटली आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज भी करें, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक तरीके से मैनेज हो पाए। लाइफ स्पैन अगर आप देखें तो 120 दिन का लाइफ स्पैन यहां पर होता है, यानी 4 महीने का लाइफ स्पैन अराउंड यहां पर होता है। जब इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है आरबीसी का, तो स्प्लीन नाम की एक जगह है विच इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसके अंदर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि कब्रिस्तान है ये आरबीसी का। जैसे ही आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, स्प्लीन के अंदर ले जाकर, एब्डोमेन में रीजन है स्प्लीन, वहां पर ले जाकर के इसको आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। काउंट अगर आप देखें आरबीसी का नंबर कितना होता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज्यादा। इनका नंबर 5 से लेकर 5.5 मिलियन है। मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि 50 से 55 लाख आरबीसी आपको देखने को मिलती हैं इन 1 mm क्यूब। इतने कम इलाके में, 1 mm क्यूब इलाके में आपको 5.5 लाख सेल्स, मतलब 5.5 मिलियन सेल्स देखने को मिल रहा है, 55 लाख सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इतने ज्यादा अबंडेंट होते हैं आपके आरबीसी। जबकि बाकी सेल्स अगर आप देखेंगे तो वो कुछ हजारों में ही मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 6 से 8 हजार होते हैं। तो यू कैन इजीली कंपेयर 6 से 8 हजार और एक तरफ 55 लाख। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंस। ओके, बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। प्लेटलेट का काउंट हाँ अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली डब्ल्यूबीसी से आरबीसी बहुत ज्यादा होती है। ये बनती कहां पर है? अडल्ट के अंदर ये रेड बोन मैरो में बनती है। ओके, ये रेड बोन मैरो है, यही आपके रेड कलर के सेल्स को बनाता है। स्ट्रक्चर कैसा है इनका? जैसा मैंने आपको बताया बाय कनकेव डिस्क शेप है। तो ये देखो यहां पर एक डिस्क आपको दिखाई गई है, आप लेजर पॉइंटर से देखने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज डिस्क, इसके अंदर एक डिप्रेशन है, इसके पीछे साइड में भी ऐसी ही डिप्रेशन, राइट? तो ये देखो आपको क्लियर डिप्रेशन दिखाई दे रही है इसके पीछे वाले एंड में, बिकॉज इट इज अ 2D डायग्राम। अगर 3D में आप देखें तो इसके पीछे भी आपको ऐसी डिप्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये कैसी है? बाय कनकेव डिस्क शेप। यहां पर देखो ऐसे डिप्रेशन है, नीचे भी ऐसे डिप्रेशन। तो बाय कनकेव डिस्क शेप, इसकी शेप आपको देखने को मिलती है। इसका जो डायामीटर है ये आपको देखने को मिलता है 7.5 माइक्रोमीटर, यानी ये वाला जो
मेन इसका एज है दैट इज 7.5 माइक्रोन, जबकि इसकी जो लेंथ है, ओके, जो मोटाई है इसकी, ये वाली थिकनेस जो है इसकी, ये सिर्फ 2 माइक्रोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। आरबीसी, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये एक ही काम करना चाहता है लेकिन परफेक्शन से करना चाहता है। तो इसने अपने न्यूक्लियस को, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को, काफी सारी ऑर्गेनेल्स को त्याग दिया है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर कंसंट्रेट करना चाहता था। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को इसने इतना बढ़ाया कि ई न्यूक्लिएटेड हो गया, इसने न्यूक्लियस को खो दिया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को भी खो दिया। इसके पास सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस में क्या है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस में एक पिगमेंट है जिसको आप लोग हीमोग्लोबिन बोलते हो। फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आरबीसी जो है इसके अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी बैठा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बैठा सकता है। ऑक्सीजन को अगर इसने बैठा रखा है गड्डी में तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा रखा है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बमिनो हेमोग्लोबिन, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सो अल्टीमेटली जिसका अमाउंट ज्यादा है उसी हिसाब से ये बैठ जाते हैं हेमोग्लोबिन के ऊपर और इनका ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन कर देता है। तो ये जो चार है ये हीम यूनिट्स है जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 4 हीम यूनिट्स इन हेमोग्लोबिन। और इसके सेंटर पर ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन एक बार में ये बैठा सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल। सो दिस वाज द आरबीसी। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी अगर आप यहां पर देखोगे तो डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा है, कलरलेस, इसलिए इसे क्या बोला, ल्यूकोसाइट बोला। ल्यूको का मतलब कलरलेस। लाइफ स्पैन इसका काफी कम रहता है, एनसीईआरटी में यहां पर लिखा है वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो कम है वो कितना है, 1 से 15 दिन, यानी ये 1 दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है ये कर क्या रहे। ओके, अगर ये सिर्फ फैगोसाइटोसिस करने आए हैं, बनाया गया है इन्हें स्पेशली किसी काम के लिए, तो ये कम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज ये ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर फंक्शन इज दे कैन सर्वाइव फॉर वैरायटी ऑफ टाइम, राइट। तो यहां पर इनका काउंट जो है ये 6000 से 8000 होता है पर mm3, जबकि अगर आप देख रहे थे आरबीसी तो वो 50 से 55 लाख थी पर mm3 में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला। यहां पर ये 10,000 भी नहीं हो पा रही है। ये बनती कहां पर है, बोन मैरो में बनती है, लिम्फ ग्लैंड्स में बनती है, एंड यहां पर स्प्लीन में भी ये बन सकती हैं। अलग अलग जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं ये अलग अलग जगह पर बन सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इनका, न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें आपके हीमोग्लोबिन को पकड़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं तो डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। जैसे कि न्यूट्रोफिल है जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, तो जो न्यूट्रोफिल है यहां पर देखो आप, फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस है, एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इओसिनोफिल है, यहां पर आप देख रहे हो हेडफोन शेप का न्यूक्लियस। तीसरा आप देख रहे हो बेसोफिल, तो यहां पर आपके लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। फिर आप लिम्फोसाइट को देख रहे हो तो लिम्फोसाइट में आपका राउंड न्यूक्लियस है, और मोनोसाइट में आप अगर देख रहे हो तो यहां पर थोड़ा सा कर्व्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। इनकी शेप्स आपको याद नहीं करनी है, बट इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि आपकी अलग अलग शेप के न्यूक्लियस यहां पर देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये किस टाइप के। दूसरी चीज आपने नोट करी ली होगी कि ये जो न्यूट्रोफिल है इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इओसिनोफिल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, बेसोफिल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स, these cells are called as granulocyte. These are cells are called as granulocyte. जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है यहां पर आपके ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इन्हें आप क्या कहते हो, ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हो। ओके, यहां पर ज्यादातर के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिल सकते, तो इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि फॉरेन बुक से उठाया गया डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करें तो इट्स वेल एंड गुड। एनसीईआरटी के अंदर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं बनाकर दिखाए गए, तो आपको ये देखना है बिकॉज दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट इन टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी एज वेल, तो आपको उसी हिसाब से याद करना है। फंक्शंस क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि यहां पर आपके सेल्स कौन से प्रेजेंट थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट थे, तभी तो लिम्फ ग्लैंड बना रहा है ना इनको, क्योंकि लिम्फोसाइट नाम ही लिम्फोसाइट है तो लिम्फ से ही तो रिलेटेड होंगे। तो यहां पर क्या है, आपका इम्यून सिस्टम के भी ये पार्ट होते हैं, ओके, जो कि आपको एंटीबॉडीज वगैरह बना करके देते हैं। नाउ यहां पर अलग अलग टाइप के जो डब्ल्यूबीसी थे इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट थे ये 3 थे आपके, न्यूट्रल न्यूट्रोफिल, देन इओसिनोफिल यानी एसिड लविंग, और बेसोफिल यानी बेस लविंग। और ए ग्रेन्युलोसाइट थे जो 2 टाइप के थे, पहला आपका मोनोसाइट और दूसरा आपका लिम्फोसाइट।
तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना है इनमें से अबंडेंट कौन सा है और सबसे कम अबंडेंट कौन सा है। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, आई होप आपको पता ही होगा। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। यहां पर इनको डाला गया है, इनको अरेंज किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस। सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? एन फॉर न्यूट्रोफिल जो कि 60 से 65% आपके WBCs बनाता है। सेकंड नंबर पे एल यानी कि आपके लिम्फोसाइट, जहां पर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों मौजूद हैं, 20 से 25%, 20 से 25% ये बनाता है। थर्ड जो है आपका यह है मंकी यानी कि आपका MON दैट इज मोनोसाइट जो कि आपका 6 से 8% है यहां पर। देन ईट ई फॉर इओसिनोफिल जो कि आपका 2 से 3% है। एंड बनाना दैट इज फॉर बेजोफिल जो कि आपका 0.5 to 1%। सो नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। तो अल्टीमेटली आपकी ट्रिक हो जाएगी टू रीड these granulocyte and agranulocyte in the decreasing order of their abundance। तो never का मतलब है न्यूट्रोफिल, let का मतलब है आपका लिम्फोसाइट, monkeys का मतलब है आपका MON दैट इज मोनोसाइट, ईट का मतलब है इओसिनोफिल एंड बनाना का मतलब है बेजोफिल। आपने ये सारी चीजें याद कर ली है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, तो यहां पर आपके कुछ एडिशनल नाम भी दिए हुए हैं कि न्यूट्रोफिल को हेट्रोफिल भी बोला जाता है, बेजोफिल को साइनोफिल भी बोला जाता है। मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा रहता है जबकि आपके लिम्फोसाइट का साइज सबसे छोटा रहता है। ओके, लेकिन इनमें न्यूक्लियस का साइज अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज द फंक्शंस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जो न्यूट्रोफिल है ये आपके फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी भी सेल को मार करके खा जाने का काम करते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स को बना देते हैं यानी उसको काट देते हैं उस सेल को। अल्टीमेटली मोनोसाइट भी यहां पर फैगोसाइटोसिस शो करता है यानी ये इम्यूनोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? यहां पर एक सेल प्रेजेंट है, ये आपका इस हिसाब से प्रोजेक्ट करेगा, दूसरे सेल को खा लेगा, एंगल्फ कर लेगा, और एक बार इस सेल को खा लिया तो इस सेल को टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और इसके टुकड़े टुकड़े करके इस सेल को नष्ट कर देगा, दैट इज फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस करता है, तो इम्यूनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस करता है बिकॉज मोनोसाइट जो है आगे चल के मैक्रोफेज बना सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल्स में से एक है। ये आप आगे इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो न्यूट्रोफिल को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। WBC आपके ओवरऑल जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इओसिनोफिल जो है ये आपका इंफेक्शंस को रजिस्ट करता है और ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, यानी अगर आपको जरा सी भी कोई तकलीफ हुई तो एलर्जी हो जाती है आपको, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इओसिनोफिल। सर एलर्जी अच्छी बात है या बुरी बात है? एलर्जी अच्छी बात है, हाइपर एलर्जी बुरी बात है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं जो कि पैथोजन को मारने का भी काम करते हैं काफी बार। जैसे अभी समझ लो कि आपने कोविड वैक्सीन अगर लगाई है तो काफी लोग बोल रहे हैं कि जब हम कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमें बुखार चढ़ रहा है या फिर हमें थोड़ा बहुत जो है डायरिया हो जा रहा है, हमारे हाथ पैरों में पेन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज जब आप कोई वैक्सीन लगाते हो, जैसे कि समझ लो आपने एटीन्यूएटेड वायरस वहां पे डाला हुआ है, आपने कोई कमजोर वायरस डाला हुआ है वैक्सीन की फॉर्म में, तो वायरस जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी तो जनरेट होगा ना उसके खिलाफ, तभी तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी आएंगी। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए जिससे कि अगर फ्यूचर में वो वायरस कभी आए आपकी बॉडी में तो आप उसकी धज्जियां उड़ा सको। सो एंटीबॉडी बनने के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेट होना जरूरी है। तो एलर्जी इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग। काफी बार आपको लगता है कि आपको बुखार चढ़ गया है किसी भी चीज को जस्ट एक्सपोज करते ही आप जस्ट किसी चीज के एक्सपोजर में आए एंड आपको बुखार चढ़ गया, दैट बुखार इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपका टेम्परेचर राइज होता है, जब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाती है तो एक पर्टिकुलर जगह पर कंसंट्रेट हो जाते हैं पैथोजेंस। आपकी एक स्पेसिफिक पार्ट में अगर सूजन हो गई है तो वहां पर पैथोजेंस कंसंट्रेट हो गए हैं, सो दैट आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स वहां पर जाकर अटैक कर पाए उस पैथोजन के ऊपर। जब आपको बुखार हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ गया है, बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं रह सकता, आपको भी तकलीफ हो रही है लेकिन बैक्टीरिया मारने के लिए वो हायर टेम्परेचर नेसेसरी है, इट इज अ डिमांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो एलर्जिक रिएक्शंस में कौन काम आता है? पूछा जाता है इओसिनोफिल। ओके, बेजोफिल आपके अलग अलग केमिकल्स बनाता है जैसे कि हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपरिन।
जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कॉज करते हैं। हिस्टामिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। अगर ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, यानी ब्लड वेसल्स आपकी चौड़ी हो जा रही हैं, तो ब्लड अच्छे तरीके से बहेगा, स्लोली स्लोली बहेगा। ब्लड वेसल देखो पहले पतली थी, अब चौड़ी हो गई है, ब्लड तो उतना ही है, आराम आराम से बहेगा, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है। ओके, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। सेरोटोनिन आपके मूड का ख्याल रखता है। ओके, आपकी खुशी आपके दुख का ख्याल रखता है, एक्साइटमेंट का ख्याल रखता है। हेपरिन जो है ये एंटी कोएगुलेंट होता है, आपके ब्लड का बेवजह कत्था बनने से रोकता है। इट इज एंटी कोएगुलेंट, बेवजह कोएगुलेशन नहीं होने देता। तो ये क्या करता है, जब भी कोएगुलेशन कहीं पे होने लगती है बेवजह, तो उसको डाइल्यूट कर देता है, उस कोएगुलेशन को पूरा नहीं होने देता, क्लॉट नहीं बनने देता, ब्लड को बहा के रखता है। तो इसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है। हालांकि एक्चुअल में ब्लड को थिन नहीं करता, लेकिन इसे थिनर क्यों बोला, क्योंकि ब्लड का बहाव इससे मेंटेन होता रहा है। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी कॉज करते हैं, आपके मूड का भी ख्याल रखते हैं, ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करते हैं, एंड एंटीकोएगुलेंट का काम भी करते हैं। सारी चीजें कौन बनाता है, बेसोफिल बनाता है। मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करता है, ये हमें पता ही है, हम देख चुके हैं। लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, ये आपके एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, खासकर बी लिम्फोसाइट। इसके जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वे एंटीबॉडी बनाते हैं बाय प्लाज्मा सेल, ये मैं लिख भी देता हूं। तो इनमें भी फर्दर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, राइट। टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल है, जिसको आप टीसी और टीएच सेल बोलते हो। ओके, मेमोरी टी सेल है, काफी सारे सेल्स हैं यार अलग अलग टाइप के। जितना डिटेल में जाओगे उतना पागल होते जाओगे, बिकॉज इट इज इम्यूनोलॉजी, इट इज कोर इम्यूनोलॉजी। तो ये तुम आगे चल के पढ़ते हो एमबीबीएस सेकंड ईयर में, तो काफी सारी चीजें हैं जो अभी जाननी है हम। और इम्यूनोलॉजी आपके 12th क्लास में भी आती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, वहां पर भी इन चीजों को हम लोग ट्रैक करेंगे जितना जरूरी है उतना। तो अभी आपको लगता होगा कि ए ग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्युलोसाइट, फिर इनको फर्दर बाइफर्केट कर दिया, फिर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, इनकी भी फर्दर बाइफर्केशन हो सकती है। देयर आर वैरायटी ऑफ सेल्स इन योर बॉडी, 200 से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं, तो ऑब्वियसली आप जितना क्लासिफाई करना चाहें उतना क्लासिफाई कर सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस यानी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। इओसिनोफिल ये आपका एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन बनाएगा। मोनोसाइट आपके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा न्यूट्रोफिल्स की तरह, और लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट आपके क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्प करेंगे, खासकर आपकी एंटीबॉडीज बना करके। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, आपके प्लेटलेट्स, जो कि थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। तो प्लेटलेट भी आपका लगभग कलरलेस ही होता है, इसका भी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, लेकिन इसको ल्यूकोसाइट नाम नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वो नाम हमने असाइन किया हुआ है टू द डब्ल्यूबीसी। इसका लाइफ स्पैन 7 दिन का होता है, यानी 1 हफ्ते का लाइफ स्पैन होता है। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका देखने को मिला आपको, आरबीसी का, बाकी सबका उससे कम। काउंट इसका अच्छा खासा रहता है, इसका काउंट जो है ये रहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm3। ओके, और जब आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि गिलोय कैप्सूल्स या गिलोय सिरप्स जो है आप लोग लेते रहें। इसके अलावा काफी सारे फ्रूट्स का आप सेवन करें, जिससे कि आपका प्लेटलेट काउंट भी अल्टीमेटली बढ़े। ये कहां बनते हैं, ये बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर बोन सेल। लेकिन मेगा कार्योसाइट नाम के सेल्स हैं। मेगा कार्योसाइट क्या होता है, मेगा का मतलब बड़ा, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, साइट का मतलब सेल, यानी ऐसा सेल जो खुद भी बड़ा है, जिसका न्यूक्लियस भी बड़ा है। ऐसे सेल्स जो है बोन मैरो के अंदर, इनको क्या बोला गया है, स्पेशल सेल्स बोला गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन्हें स्पेशल सेल्स बोला गया है एनसीईआरटी में, कि बोन मैरो के जो मेगा कैरियोसाइट है विच आर स्पेशल सेल्स, ये आपके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इनका, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स है, ये बात मैंने आपको बताई। दीज आर नॉट कंप्लीट सेल्स, दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स। तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलती, लेकिन हाँ ये क्लॉटिंग सब्सटेंस और क्लॉटिंग फैक्टर्स को जरूर सिक्रिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी आपके हाथ पे, पैर पे, कहीं भी बॉडी में कोई चोट लगेगी, वहां पर प्लेटलेट सबसे पहले पहुंच जाते हैं एंड ये ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड वे में प्रेजेंट रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंड अल्टीमेटली जो इनएक्टिव वे में प्रेजेंट रहेंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा एंड ये फाइब्रिन्स वगैरह बना करके जुड़ जाते हैं, जिससे कि ब्लड का लॉस ना हो। तो ब्लड कोएगुलेशन की बात चल रही थी, तो एक बार ब्लड कोएगुलेशन देख लेते हैं। यहां पर बहुत ही प्यारा डायग्राम आपको दिखाया गया है कि काफी सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके बीच में आपकी आरबीसी फंसी हुई है, जिनके बीच में अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स फंसे हुए हैं। ओके, तो ये जो आपके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये एक जाल बना लेते हैं, और उस जाल से बाहर निकल पाना इज नॉट इजी। तो ये आपकी बॉडी के ऊपर जब जाल बना लेंगे
तो उसको क्रॉस करके ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा और आपके ब्लड का लॉस जो है ये रुक जाएगा। तो ब्लड कोएगुलेशन किस हिसाब से होता है? इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस दैट प्रिवेंट द ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। यानी अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, ब्लड वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर कत्था बनेगा, क्लॉट बनेगा, ब्लड कोएगुलेशन होगी, जिससे कि आपके ब्लड का लॉस रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो जब भी आपको कोई चोट लगती है 15-20 मिनट बाद आपको एक रेडिश ब्राउन या फिर रेडिश कलर का ओके कम देखने को मिलता है, जिसको आप क्लॉट या कोगुलम बोलते हो, जो कि आपका नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स से बना हुआ रहता है, विच आर फाइब्रिन। तो ये जो फाइबर्स हैं ये यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं और इन फाइबर्स के बीच में सारे के सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, यानी कुछ सेल्स थे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपका आरबीसी ट्रैप हो गया है, डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो गया है, ये आकर के फंस जाते हैं। तो क्या बन गया? एक जाल है और उस जाल के अंदर आपने चीजों को ठूस ठूस के भर दिया है, काफी सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, तो अब क्लोज हो गया है ना वो जाल अच्छे तरीके से, उसमें से अब ब्लड वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक जाल है, उसके अंदर से छोटी चीजें पास हो सकती हैं, थोड़ा बहुत ब्लड तो अभी भी निकल सकता है, ब्लड के थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, लेकिन आपने उसको सेल्स लगा लगा के भर दिया है, यानी आपने एक दीवार बना दी है, तो उस दीवार पे अब जो है कोई नहीं आ सकता। तो यहां पर आपके ब्लड कोएगुलेशन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि ब्लड कोएगुलेशन आपकी हुई कैसे। यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, और एक ही डायग्राम में सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखो आपके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं काफी सारे प्रोटीन्स, जो कि मैंने आपको बताया था। अब उन इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन। तो नाम ही क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन आपका इनएक्टिवेटेड था, इस प्रोथ्रोम्बिन को आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है एंड कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू थ्रोम्बिन। एक बार अगर आपका थ्रोम्बिन बन जाता है तो ये थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन जो है ये आपका सॉल्युबल रहता है, यानी ये घूम रहा होता है बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजन, क्योंकि ये फाइबर जनरेटिंग सेल्स है, फाइबर जनरेटिंग। अभी इसने फाइबर बनाया नहीं है तो ये नॉर्मल घूम रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन जब इसने फाइब्रिन बना लिया तो ये फाइब्रिन कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, ये नहीं घूमेगा, ये एक जगह पे चिपक जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर बढ़िया तरीके से जो फाइब्रिन है ये आ चुका है, और ये फाइब्रिन इतना अच्छा नेटवर्क बना लेता है कि इसके अंदर जो फॉर्म्ड सेल्स हैं यानी आपके प्लेटलेट्स हैं जो एक्टिवेट हो चुके हैं, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है काफी सारे, ये आके ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रैप हो जाते हैं, जिसको आप क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, एंड फाइब्रिन के अंदर डेड और मरे हुए जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, जो सेल्स थे, वो आकर के चिपक जाएंगे, जिससे कि आपका एक क्लॉट यानी कत्था बन जाएगा। लेकिन इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक कॉम्प्लेक्स, इसे आप प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी बोलते हो। ये एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है, काफी सारी यूनिट्स यहां पर एसोसिएटेड रहती हैं। तो जब ये प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का कॉम्प्लेक्स आया है, एंजाइम आया है, तो ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम क्या था? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4, ये यहां पर काम आ रहा था। कैल्शियम की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज कहां से बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से बना? क्लम्प्ड प्लेटलेट्स की वजह से बना। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है यहां पर? एक्चुअल में क्या बातें हुई ये देखो। साइट ऑफ इंजरी, यानी सबसे पहले आपको चोट लगी, ट्रॉमा हुआ। जब चोट लगी तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए और उस टिश्यू के पास आ गए। तो यहां पर जो प्लेटलेट है, यहां पर चोट लगी तो इस चोट में से आरबीसी और लाल कलर का खून जाहिर सी बात है बाहर निकलने लग गया, तो आरबीसी और काफी सारे प्लेटलेट और अल्टीमेटली काफी सारे ब्लड के कंपोनेंट्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। यहां पर जो प्लेटलेट थे उसे पता लग गया कि भाई ट्रॉमा हो गया, इसने इनिशिएट कर दिया कैस्केड। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड एक ऐसा जुगाड़ है जहां पर एक जो कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट को खुद ब खुद एक्टिवेट करता चलेगा। समझ लो कि 4 लोग खड़े हैं गोलाई में, एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पहले को, तो एक सर्कल बन गया ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैस्केड। एक एक्टिवेट किया है पूरे कैस्केड को, लेकिन पूरी साइकिल अल्टीमेटली खुद कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर भी इस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक एक्शन को ट्रिगर होने की जरूरत है। यहां पर वो ट्रिगर होने का जो बेसिकली स्टिमुलस है वो कहां से मिला? जब आपको चोट लगी। जब आपको चोट लगी तो सेल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, प्लेटलेट को पता लग गया कि भाई दिक्कत हो गई है, तो इसने थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक कंपोनेंट रिलीज किया।
थ्रोम्बोप्लास्टिन अपने आप को और मेच्योर करके, एक्टिव करके क्या बना लेता है, और चीजों के साथ जुड़ के एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और सिंस कैस्केड है तो ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन है इनसॉल्युबल, तो अपने अंदर चीजों को ट्रैप करेगा और एक दरवाजे की तरह खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई अब इस दरवाजे को कोई नहीं तोड़ सकता। तो जहां पर भी चोट लगी थी उस ट्रॉमा वाले इलाके में आपका क्या बन चुका है, क्लॉट बन चुका है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कोएगुलेशन। ओके, तो एक बार अपने हाथ से बना के देख लेते हैं। चोट लगी, अगर यहां पर चोट लगी देन देयर इज अ सिग्नल जो कि आएगा, प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगी। प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगी। अगर प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गई है मेरे दोस्त, तो ये जो प्लेटलेट एक्टिवेशन है इसकी वजह से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम याद रखना, अभी थ्रोम्बोकाइनेज बना नहीं है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएगा। अगर थ्रोम्बोकाइनेज यहां पर आ चुका है तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम की यूटिलाइजेशन से। दैट्स व्हाई कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये जो थ्रोम्बिन था ये आगे चल के क्या कर देगा, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फाइब्रिन है ये क्योंकि इनसॉल्युबल है तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर, और जब ये ट्रैप करेगा तो आपका अल्टीमेटली क्या कहलाएगा, क्लॉट या कोएगुलम कहलाएगा। ये पूरी की पूरी कैस्केड है जो आपको याद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको थ्रोम्बोकाइनेज नाम के सिस्टम की बात करनी है कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन करेगा ये पूछा जाता है, इनसॉल्युबल कौन है, फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजन ये पूछा जाता है, एंड ट्रैप के अंदर डेड मॉलिक्यूल्स आए हैं, डेड पार्ट्स आए हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, ये पूछा जाता है। तो अल्टीमेटली यू कैन क्रैक इट अप आसानी से, राइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। नाउ ब्लड ग्रुपिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट मस्ट फैसिनेट यू ऑल। सबको पता ही होगा ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, बट नहीं पता है तो इसको एकदम बेसिक से हम लोग उठा करके चलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, एकदम जीरो से स्टार्ट करें तो इट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ब्लड ग्रुपिंग, आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी ना कभी कराया होगा, अगर नहीं भी कराया होगा तो एटलीस्ट आपने अपना ब्लड ग्रुप तो चेक कराया ही होगा। कि लोग आपसे अपना ब्लड ग्रुप पूछते हैं व्हेनेवर यू फिल सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म कि आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। हाउ डू दे चेक द ब्लड ग्रुप, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है सबसे कॉमन सिस्टम, इसे लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने डेसिफर किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिनकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग हमें पढ़नी होती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यहां पर तीन अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक तो ए एंटीजन की बात हो रही है, एक बी एंटीजन की बात हो रही है, और एक आपके ओ की बात हो रही है। एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी आप यहां पर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म या तो आरएच पॉजिटिव हो सकता है या आरएच नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीजन इज समथिंग दैट इवोक्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाए। समझ लो कि आपका कोई एंटीजन मेरे अंदर आ गया और मेरी बॉडी ने वो चीज पहले कभी देखी नहीं है, इट इज वेरी न्यू टू मी, तो मैं उसे किस प्रकार से ट्रीट करूंगा, एज अ फॉरेन पार्टिकल। देखो यार, मेरी बॉडी में 1 लाख केमिकल कंपाउंड, समझ लो मेरी बॉडी में 1 लाख केमिकल कंपाउंड है और मैं इन 1 लाख मॉलिक्यूल से रोज हाथ मिलाता हूं, रोज इनके गले लग के सोता हूं। तो मुझे पता है कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स कौन कौन से। लेकिन समझ लो मेरे पास कभी 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे आए जो इन 1 लाख मॉलिक्यूल्स में से नहीं थे। तो अब मेरे लिए तो ये पीले वाले मॉलिक्यूल फॉरेन है ना, मेरे को तो ये अपने नहीं लग रहे, चाहे अब ये अच्छी चीज ही क्यों ना हो, मैं तो इसकी धज्जियां उड़ा के रहूंगा। अब मेरा इम्यून सिस्टम जो है इन प्रोटीन्स के खिलाफ
एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा और मेरी बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, क्योंकि अब इस फॉरेन पार्टिकल के चक्कर में क्या हो गया, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अगर मेरे भाई मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा ना इस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, तो मैं इस फॉरेन एंटीजन की धज्जियां उड़ा दूंगा। सो एक एंटीजन क्या है, एक एंटीजन वो चीज है, एक एंटीजन वो केमिकल एंटिटी है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके, और इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, एंटीबॉडी की फॉर्म में। एंटीबॉडी क्या है, द रिस्पॉन्स जनरेटेड, द रिस्पॉन्स जनरेटेड। ओके, अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब शायद ये बात नहीं समझ में आई हो, वैसे आगे होगी, बट स्टिल मैं सोच रहा हूं कि नहीं समझ में आई, क्योंकि इसको जितना अच्छे से समझेंगे उतना हमें आगे फायदा होगा हर कंसेप्ट में। ये मेरी बॉडी है और ये मेरी बॉडी का एक सेल है। इस बॉडी के सेल के ऊपर, सिंस समझ लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास जो एंटीजन है वो क्या है, ए है। ओके, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ये सारे जो एंटीजन हैं ये ए वाले हैं, येलो कलर के। और अब समझ लो मेरे पास एक बंदा आता है अपना ब्लड लेके, मुझे समझ लो ब्लड की जरूरत है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, मेरे पास एक दूसरा बंदा आता है ब्लड लेके कि भैया मेरा ब्लड ले लो। तो पहले हमें जांच करनी पड़ेगी कि भैया तुम्हारा ब्लड ग्रुप है क्या। ऐसे ही कोई भी किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो बंदा था उसका ब्लड ग्रुप क्या निकला, उसका ब्लड ग्रुप निकला बी। तो यहां पर जो आपके एंटीजन है वो है बी टाइप के। अब मेरी बॉडी ने ये सफेद कलर के एंटीजन कभी जिंदगी में नहीं देखे, ये मेरे लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया। तो अगर मेरे अंदर आप इस ऑर्गेनिज्म का खून बिना देखे बिना सोचे डाल भी दोगे, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी। उन एंटीबॉडी का नाम क्या है, एंटी बी, क्योंकि ये बी के खिलाफ बनी है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ये बी के खिलाफ बनी है। तो मेरी बॉडी में अगर ये थोड़ा बहुत भी बी का खून आया होगा तो इसकी धज्जियां उड़ा के रख देंगी मेरी एंटीबॉडी, इन आरबीसी को किल कर देंगी, इन आरबीसी को किल कर देंगी, और इन आरबीसी की क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी। क्लंपिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि मुझे दूसरे का ब्लड जो है रास नहीं आया। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, तो उसके ऊपर भी सेम इसी प्रकार की ट्रायंगुलर टोपियां बनी होंगी येलो कलर की, और इसने मुझे ब्लड दिया, तो मेरा जो सिस्टम है वो बोलेगा यार ये तो अपना ही आदमी है, देखो अपने जैसा ही दिख रहा है, ये मेरे लिए फॉरेन नहीं है, ये तो अपना खून है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आई? यानी मैं हर उस चीज को अपोज करता हूं जो मैंने कभी देखी नहीं है अपनी बॉडी के अंदर। हर वो चीज जो मेरे लिए नई है वो फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट होगी, और मेरा तो इवोक हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स, और मैं फिर गुस्से में मार मोड़ दूंगा एंटीबॉडी बना के। ऐसा हमारा सिस्टम। ओके, दैट्स व्हाई आपको सबसे पहले जज करना पड़ता है कि आप किसी का ब्लड ले सकते हो कि नहीं। इसीलिए पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है। ऐसे ही आप किसी की किडनी भी नहीं डलवा सकते, राइट? किसी का भी ऑर्गन नहीं ले सकते। तो ग्राफ्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती। तो अब जो है डॉक्टर्स काफी अच्छी खासी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। अगर किसी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का, यानी बिल्कुल आपके एकदम जो सेम उसमें आ रहा है, लीनिएज में आपका कोई सगा संबंधी है, तो उनकी सबसे पहले जो है ऑर्गन की डिमांड की जाती है कि अगर भाई आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका ऑर्गन रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, चलो, तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत डिटेल में समझेंगे, बट एक बेसिक बात हमें यहां पर पता करनी थी सिर्फ। अब देखो टाइप ए ब्लड ग्रुप है, तो टाइप ए ब्लड ग्रुप पे क्या है, ये हरे कलर के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बने हैं, यानी ये ए एंटीजन है। तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन होगी। बात समझ में आ गई? ए एंटीजन होगी। इसने बी को कभी नहीं देखा, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी को आते ही मार देगा ना भाई ये, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। सिमिलरली देखो यहां पर बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कैसा होगा, एंटीजन आपका बी है, एंटीजन बी है। लेकिन इसने ये हरे वाले को कभी नहीं देखा, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी हो गई, एंटीजन ए के लिए, यहां पे एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी हो गई। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर हरा भी है नीला भी है, तो इसको ये वाला भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इस वाले ने हरा भी देखा हुआ है ए बी वाले ने, और इसको ये वाला भी ब्लड दे सकता है, इसने नीला भी देखा हुआ है। इसके लिए दोनों ही फॉरेन नहीं है, तो इसके अंदर कोई खास एंटीबॉडीज नहीं होती, ये दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। ओ जो है इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, यानी ना इसने नीला देखा हुआ है ना इसने हरा देखा हुआ है, दोनों दोगे दोनों नहीं ले पाएगा।
तो इसके अंदर दोनों की एंटीबॉडी है, ना ये एंटीजन ए को लेता तो एंटीबॉडी ए है, ना ये एंटीजन बी को लेता तो एंटीबॉडी बी। ये बात है, राइट। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, यह है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जहां पर हम ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, अगर एंटीजन ए है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर ये ए ब्लड ग्रुप है जिसमें स्काई ब्लू कलर के डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसने इस पर्पल वाले को कभी नहीं देखा जिंदगी में, तो इसमें एंटीबॉडी बी है, एंटी बी, यानी ये बी नहीं लेगा, यानी ये बी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ इसमें एंटीबॉडीज बनी हुई है। अगर बी आया तो झटपट उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब सिमिलरली आपका एंटीजन बी है तो ये ब्लड ग्रुप तो हो गया बी, क्योंकि एंटीजन बी है। इसने स्काई ब्लू वाले कभी नहीं देखे, तो अगर स्काई ब्लू वाले आने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाकर रखी हुई हैं, धज्जियां उड़ा देगा, राइट। तो ये ए नहीं लेगा, ए नहीं लेगा। सिमिलरली यहां पर एंटीजन ए एंड बी है, दोनों एंटीजन है, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए बी हो गया। बात समझ में आई? ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और यहां पर क्योंकि इसने स्काई ब्लू भी देखा हुआ है, पर्पल भी, तो पर्पल भी दोगे तो भी ले लेगा, स्काई ब्लू भी दोगे तो भी ले लेगा, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये दोनों ले लेगा, ये दोनों ले लेगा, ए और बी दोनों। ये देखो यार, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो ना इसने स्काई ब्लू देखा हुआ है ना इसने पर्पल देखा हुआ है, दोनों को आते ही सर पे मारेगा फेंक फेंक के एंटीबॉडी। तो एंटी और एंटीबॉडी दोनों है, दोनों नहीं लेगा, ए और बी नहीं लेगा। और यहां पर दोनों ले लेगा में ए और बी मेंशन कर देते हैं, ए एंड बी ले लेगा। ओके, ये आपकी टोटल बात हो जाती है। अब थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। दो प्रकार के एंटीजन है जो कि यहां पर स्काई ब्लू और पर्पल से दिखाए हुए हैं, यानी ये ऐसे केमिकल हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो इन एंटीजन का नाम है ए एंड बी। सिमिलरली इनके प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज, इसीलिए हम प्लाज्मा डोनेशन मांग रहे हैं कोविड के लिए। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हो सकते हैं इनके खिलाफ। अगर ए के खिलाफ एंटीबॉडी है तो एंटी ए, और बी के खिलाफ एंटीबॉडी है तो एंटी बी। अब देखो कौन कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट रहेगी इन द टर्म ऑफ अ टेबल। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन कैसा है इसके ऊपर? एंटीजन इसके ऊपर ए है आरबीसी पे, तो इस प्रकार का ट्राइंगल मैं बना देता हूं कि आपका एंटीजन ट्राइंगल जैसा दिखता है। बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन बी होगा, यहां पर गोला बना देता हूं मैं। एंटीजन ए बी है तो यहां पर ट्रायंगुलर भी होगा, आपका गोला भी होगा। और यहां पर आपका ओ है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, तो यहां पर हम क्रॉस बना देते हैं। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, मेरे भाई इस ट्राइंगल वाले ने इस गोले को कभी नहीं देखा है, तो गोला आएगा तो धज्जी उड़ा देगा ना, तो एंटी बी होगा यहां पर, ये बी को नहीं ले सकता। इस वाले ने सिर्फ गोले को देखा है, ट्राइंगल को नहीं देखा जिंदगी में, ट्राइंगल इसके लिए फॉरेन है, तो ट्राइंगल यानी ए ब्लड ग्रुप आएगा तो इसकी धज्जियां उड़ा देगा। ए और बी इसके अंदर दोनों प्रेजेंट थे ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, दोनों को ले लेगा, ए एंड बी दोनों को ले लेगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में ट्राइंगल भी देख लिया है, गोला भी देख लिया है। यहां पर इसने ना ट्राइंगल देखा है ना गोला, तो अगर ट्राइंगल आएगा तो इसको भी मारेगा, गोला आएगा इसको भी मारेगा, सिंपल सी बात है। तो लॉजिक से समझेंगे सारी चीजें याद हो जाएगी। इट कैन डोनेट ब्लड टू, किस किस को यह ब्लड दे सकता है? अब ट्राइंगल वाला है तो एक तो ट्राइंगल वाले को दे सकता है क्योंकि उसने ट्राइंगल देखा हुआ है, तो ए को तो दे देगा। ए बी जो है इसका भी ए है ना, इसने भी ट्राइंगल देखा हुआ है, इसको भी ब्लड ये दे देगा। बी जो है मेरे भाई, बी क्या करेगा? सिर्फ गोले वाले को दे सकता है, तो एक तो बी में खुद गोला है और नीचे ए बी में भी गोला है, तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब जो ए बी है जिसमें ट्राइंगल भी है और गोला भी है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्यों सर? बी में भी तो गोला है, बी में गोला है मेरे भाई, ट्राइंगल तो नहीं है ना। ए बी के साथ ट्राइंगल भी तो मुफ्त जाएगा, तो आरबीसी के ऊपर अटैक वैसे हो जाएगा, और अगर आप ए को दोगे तो गोला मुफ्त जाएगा, तो बी वाले पे ऑटोमेटिकली अटैक हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट तो हो ही जाएगी ना आरबीसी। इसलिए ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है। यहां पर ये वाला केस याद करना है अच्छे तरीके से, ओके। एंड ओ जो है ये किसी को भी दे सकता है, इसमें एंटीजन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ये मस्त एकदम दे सकता है किसी को भी, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को भी दे सकता है। एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी? समझ रहे हो ना? देयर इज नो एंटीजन, किसी को भी दे सकता है। अब दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच पर्टिकुलर ग्रुप। अब जो ए है
ये खुद से तो ले ही सकता है, एक तो कंपेटिबल है, ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, ये तो सबको दे सकता है बिकॉज इसमें एंटीजन नहीं है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये तो सबको दे ही सकता है। बी जो है ये किस किस से ले सकता है, ओ तो डोनर है, ये तो देगा ही देगा, और बी से भी ले सकता है। ए बी वाला है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से तो लेगा ही सेम ब्लड ग्रुप से, और ओ से भी ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। ओके, तो यहां पर ए बी जो है ये सबसे ले पा रहा है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी। तो जो ए बी है ये क्या हो गया यहां पर, ए बी जो है ये यहां पर हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये कि सबसे ले पा रहा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें देखो ट्रायंगल भी है तो ए से भी ले लेगा, गोला भी है बी से भी ले लेगा, ट्रायंगल और गोला दोनों है ए बी से भी ले लेगा, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उससे तो ले ही लेगा यूनिवर्सल डोनर से। तो ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ले सकता है, लेकिन ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, सबको दे सकता है बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी एंटीजन। तो इनका रीजन क्या है, इनका रीजन यही है कि आपका ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं, और यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं है ए बी के अंदर, तो किसी को रजिस्ट नहीं करता ये, तो ये क्यों है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बिकॉज नो एंटीबॉडीज, ये इनके स्पेसिफिक रीजंस हो जाते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। अब देखो यहां पर देर आर सेवरल कंडीशंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंटीजन ए जो है इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी दैट इज एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए सॉरी, एंड एंटीजन बी जो है इसके खिलाफ जो बनेगी दैट इज एंटी बी। सो यहां पर अगर आप मिक्स कर देते हो ब्लड को, अलग अलग टाइप्स के ब्लड को, तो यहां पर क्लंपिंग हो जाती है, यानी एग्लूटिनेशन हो जाती है, आपके आरबीसी जो है क्लंप हो जाएंगे और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ओके, बिकॉज यहां पर जो एंटीजन था इस पर एंटीबॉडीज आकर बाइंड कर जाएंगी कि हाँ भाई आ चुका है हमारा शिकार, और ये एंटीबॉडीज अलग अलग एंटीजन पर बाइंड करेंगी जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये इकट्ठी हो जाएंगी और पूल डाउन हो जाएंगी, सो दैट दे कुड बी पूल डाउन, राइट, इजीली प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। सो इसीलिए इनको एग्लूटिनेट कर दिया जाता है और इनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, इनको फिर भगा दिया जाता है बॉडी से। ओ ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है बिकॉज इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं। ओके, सो ओ ग्रुप के पर्सन यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं और ए बी ग्रुप के पर्सन यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं क्योंकि सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बात पहली हो गई थी। ओके, नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आरएच जो वर्ड है कहां से आया है, आरएच जो वर्ड है रीजस मंकी से आया है। ओके, सो रीजस मंकी के जो इनिशियल्स थे इनसे आरएच लिया गया है। तो रीजस मंकी के अंदर एक एंटीजन था, उसी प्रकार का एक एंटीजन जो है ये हमें अपनी आरबीसी पर भी देखने को मिला, यानी ए और बी एंटीजन तो हमारे ऊपर है, उसके अलावा आपको एक रीजस मंकी के एंटीजन से मिलता जुलता एंटीजन यहां पर देखने को मिला, जिसको आपने क्या बोल दिया, आरएच एंटीजन। अगर ये आरएच एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है तो आप हो जाते हो आरएच पॉजिटिव, जो कि दुनिया के 80% से ज्यादा लोग हैं, और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ये आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आप हो जाते हो आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव, जो कि दुनिया के 20% के आसपास लोग हैं। ओके, तो 80% ऑफ जो ह्यूमन है ये आरएच पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव का मतलब कि आपकी बॉडी के ऊपर ए बी एंटीजन के अलावा आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या रोल है, आप जो अपने ब्लड ग्रुप्स लिखते हो कि आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, बी का मतलब आपके पास एंटीजन बी है आपकी आरबीसी पे, और पॉजिटिव का मतलब है आपके पास आरएच एंटीजन बी। आप सिमिलरली लिखते हो आपका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव का मतलब यहाँ पे एंटीजन तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर ओ नेगेटिव मतलब जो आरएच एंटीजन था ये भी नहीं है। तो आप जो पूरा ब्लड ग्रुप का नाम लिखते हो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सारे आरएच के साथ मिलाकर है ऑन द कॉम्बिनेटिव बेसिस। आप अकेले नहीं लिख सकते इसको ए बी ओ इस हिसाब से, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने पड़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। तो यहां पर देखो जो आरएच पॉजिटिव है इसके पास समझ लो एक ट्रायंगल शेप का एंटीजन है, तो ये
मोहतरमा है, इनके पास भी ट्रायंगल एंटीजन होगा बिकॉज शी इज ऑल्सो RH पॉजिटिव। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये जो काका जी हैं, इनके पास कोई ऐसा एंटीजन नहीं है। तो अगर ये भैया इन दीदी को ब्लड देते हैं तो ये ब्लड चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दीदी ने पहले से ट्रायंगल देखा हुआ था, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाई कि हाँ ये अपना ही माल है, अपना ही खून है। लेकिन ये जो अंकल थे, दादाजी, इन्होंने नहीं देखा हुआ था ट्रायंगल जिंदगी में कभी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स इवोक कर दिया और इन्होंने बोला कि भाई ये चीज मेरे लिए फॉरेन है, मैं नहीं ले सकता। तो इसीलिए आपको AB O ब्लड ग्रुपिंग को तो मैच करना ही करना है, आपको RH ब्लड ग्रुपिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिमिलरली ये दीदी हैं, इनका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी इन्होंने कभी कोई एंटीजन नहीं देखा। ये भैया हैं, इनके पास ट्रायंगल है, और ये दादाजी हैं, इनके पास कोई नहीं है एंटीजन। तो यहां पे कोई एंटीजन नहीं है RH नेगेटिव में, तो यहां पर RH नेगेटिव में एंटीजन नहीं था, तो जा सकता है, कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर देखो, यहां पर RH एंटीजन नहीं है, यहां पर RH एंटीजन है, फिर भी ब्लड ग्रुप जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर यहां पे नो एंटीजन, इफ देयर इज नो एंटीजन, एंटीजन ही नहीं है, तो इम्यून रिस्पॉन्स कहां से आएगा? तो कोई एंटीबॉडी भी तो नहीं बनेगी ना इसके खिलाफ। तो ये दे सकता है, यानी RH नेगेटिव ब्लड दे सकता है RH पॉजिटिव को, लेकिन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को नहीं दे सकता। यहां पर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन है, एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनेगी उसके खिलाफ। यहां पे एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी? तो रिवर्स केस है, घुमाकर अगर पूछ लिया तो गलत होने की संभावना पूरी पूरी है, इसलिए डायग्राम ऐड किया गया है जिससे चीजें याद रह जाएं और बाकायदा रिवीजन के टाइम पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, एंटी RH एंटीबॉडीज, ओके, एंटी RH एंटीबॉडीज यानी ऐसी एंटीबॉडीज जो कि RH के भी खिलाफ, they are not naturally found, so RH negative person can receive RH positive blood only once, but it cause the development of anti RH antibodies in his blood। देखो, ABO ब्लड ग्रुपिंग में अगर आप बात करो, तो अगर आप A ब्लड ग्रुप के हो और आप B वाले का ब्लड अगर ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में नेचुरल B एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, तो आप B का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते। लेकिन जो एंटी RH एंटीबॉडीज हैं, नेचुरली नहीं पाई जाती, ये आपकी बॉडी में बनती हैं। तो समझ लो, मैं एक RH नेगेटिव इंसान, मेरे अंदर आपने RH पॉजिटिव ब्लड डाला, तो मुझे पता लग जाए कुछ नया आया है मेरी बॉडी में, तो एक बार तो मैं उस ब्लड को झेल जाऊंगा, लेकिन अगली बार बन जाएंगी मेरे में एंटीबॉडीज। तो अगली बार कोई RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देगा तो मैं उसे क्लम्प कर दूंगा। सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, मैं RBCs की धज्जियां उड़ा दूंगा। सो देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड, इसीलिए आप चाहते हो कि एक बार भी ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप ब्लड को हमेशा मैच करते हो ट्रांसफ्यूजन से पहले। एक बहुत ही अच्छा केस यहां पर देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप कहते हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या है कि एक अगर फीमेल है जिसका खुद का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी RH नेगेटिव, तो इसके पास एंटीजन नहीं है, और यहां पर बच्चा है, इसमें RH एंटीजन मौजूद है क्योंकि बच्चा RH पॉजिटिव है। तो अगर फीमेल आपकी नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, जब ये प्लेसेंटल कनेक्शन टूटता है, तो बच्चे का थोड़ा सा ब्लड जो है ना, मदर के साथ एक्सपोज हो जाता है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव ब्लड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी चला गया है मदर के अंदर, तो मदर को एक एक्सपोजर मिल गया है RH एंटीजन से, और मदर को लगेगा भाई ये तो फॉरेन चीज है, तो मदर क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी RH के खिलाफ। अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, अगर अगली बार मदर में कोई RH पॉजिटिव बच्चा आता है, तो ऑलरेडी मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज घूम रही हैं, तो वो बच्चे का क्या कर देती हैं, बहुत ही बुरा हाल कर देती हैं। और काफी बार ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें जॉन्डिस, अनीमिया, काफी सारी इश्यूज देखने को मिलते हैं, उन्हें ब्लड की कमी रहती है, क्योंकि उनकी जो RBCs बन रही हैं उनको साथ साथ किल करता जा रहा है कौन, आपका मदर का ब्लड, क्योंकि उसके अंदर RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, इसे आप RH इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में जो बच्चा है वो पॉजिटिव है जबकि मां नेगेटिव है। सो RH नेगेटिव ब्लड जो है आपकी प्रेग्नेंट मदर का और RH पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस का, ये इनकम्पैटिबल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बिल्कुल ही अपोजिट है, तो दे आर इनकम्पैटिबल। सो RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्स्ड विद मैटरनल ब्लड, तो RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं होता मैटरनल ब्लड के साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्लेसेंटा जो है इन दोनों चीजों को सेपरेट करके रखता है, एक बैरियर बना देता है इनके बीच में। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आएगा मेरे दोस्त, उस टाइम पर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी का टाइम आएगा, जब बच्चे को आप बाहर निकाल रहे हो, जब पार्चुरेशन का टाइम है, तो आपका जो मैटरनल ब्लड है, माँ का ब्लड जो है,
ये आपके RH पॉजिटिव ब्लड के साथ एक्सपोजर में आ जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो क्या हो जाता है, मां के अंदर अब RH एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई और वो RH एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस बच्चे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे सब्सिक्वेंट जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे। Okay, so in case of her subsequent pregnancies, RH antibodies from mother leak into the fetal blood, that is RH positive, and destroy the fetal RBC। तो अगली बार क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनी है माँ के ब्लड के अंदर, ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, जिस वजह से जो फीटस है इसको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है आरबीसी की कमी की वजह से, और जॉन्डिस भी हो जाता है। इसे आप कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रो यानी कि आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी ब्लास्ट हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, फिटालिस फीटस की, तो फीटस की आरबीसी को आपने ब्लास्ट कर दिया है, डिस्ट्रक्ट कर दिया है। ये केस आपका आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड केस है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड केस। ओके, सो मदर को इसके लिए क्या करना चाहिए, मदर को अपने अंदर जो आरएच एंटीबॉडीज बनी है इनको खत्म कर देना चाहिए। तो मदर क्या लेती है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी यानी ऐसी एंटीबॉडीज जो आरएच के भी खिलाफ काम करें, आरएच एंटीबॉडी के खिलाफ काम करें, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जो आरएच के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्ट कर दें। तो एंटीबॉडी मदर के अंदर खत्म हो जाएंगी तो बच्चे के अंदर भी नहीं जाएंगी, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बच्चा सेफ हो जाएगा। तो आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। सो इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द एंटी आरएच एंटीबॉडीज। वही आप आरएच एंटीबॉडीज को मारने के लिए कोई एंटी कंपोनेंट डाल दो, तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी थी वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के जस्ट बाद आप अगर ये केमिकल डाल दोगे तो जितनी एंटीबॉडीज बनी थी कम अमाउंट में वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, अगला बेबी भी सेफली पैदा हो जाएगा। तो जब आपका इम्यून सिस्टम जनरेट करता है एंटीबॉडीज, तब जाके आप बीमारियों से लड़ पाते हो। समझ लो आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज जनरेट की जो कि आपकी फॉरेन बॉडी के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली उनको किल कर देंगे। सिमिलरली यहां पर भी आपका जो आरएच एंटीजन था उसके साथ एक्सपोज होते ही मदर के ब्लड ने आरएच एंटीजन के खिलाफ आरएच एंटीबॉडीज जनरेट कर ली, और उन एंटीबॉडीज को सप्रेस करने के लिए अब आपको एंटी आरएच एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी, दैट नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड, राइट। बहुत ज्यादा एंटी एंटी हो गया। चलो अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। ब्लड की बात हो चुकी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम देख चुके हैं, प्लाज्मा हम देख चुके हैं, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम देख चुके हैं, उसमें भी एबीओ और आरएच हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। पहला आपका लिम्फ जो कि फ्लूइड है, फिर लिम्फ वेसल जिन वेसल्स के थ्रू लिम्फ बहेगा, एंड लिम्फ नोड्स जो कि आपके इम्यूनोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर अगर आप देखें थाइमस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन। स्प्लीन यहां पर प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल रीजन में, जो मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी यहां पर डिस्ट्रक्ट होती हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी सारे लिम्फ नोड्स हैं आपके आर्मपिट वाले रीजन पे ना, यहां पर आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड बोला जाता है। और आपके पैर में भी यहां पर थाई वाले रीजन में, अपर थाई रीजन में इंग्विनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ वेसल है, लिम्फ नोड है और लिम्फ है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, अब ब्लड आपका पूरी जगह फैल रहा है, वेसल से होता हुआ पतली पतली कैपिलरीज में आया है। तो पतली पतली कैपिलरीज है तो इनसे मोटे सब्सटेंस बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन जो वाटर वगैरह है ड्यू टू हाई प्रेशर वो बाहर निकल जाता है। सो कैपिलरीज से अगर ब्लड पास हो रहा है और टिश्यूज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो कुछ पानी जो है इस पतली सी कैपिलरी जो कि फिल्टर की तरह बिहेव कर रही है उससे बाहर निकल जाएगा, और कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस जिनका साइज छोटा है ये भी इस पतले से फिल्टर के थ्रू फ्रॉम प्लाज्मा आ जाएंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर, यानी सेल्स के बीच में, टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको आप लिम्फ बोलते हैं। सो इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में जो 2 से 3% मिनरल्स थे, जो आपका सोडियम था, पोटेशियम था, क्लोरीन था, बाइकार्बोनेट था, और छोटे मोटे जो एसेंशियल विटामिन थे और छोटे मोटे जो अमीनो एसिड्स थे वो भी आपके पास हो जाएंगे और आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बना लेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का यह मतलब हुआ कि यहां पर आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट है और सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये सेल्स है। अब ये सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू। इन सेल्स के पास क्या आई है, इन सेल के पास आई है एक कैपिलरी। ओके, सो दीज आर द सेल्स ऑफ टिश्यूज।
सेल्स ऑफ टिश्यूज मतलब ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रहे थे। इनके पास क्या आई है, इनके पास चल के आई है प्यार से कैपिलरी, और कैपिलरी के अंदर क्या है, आपके सारे के सारे ब्लड के जुगाड़ हैं, यानी कि आपका यहाँ पर बाय कनकेव डिस्क शेप आपका आरबीसी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको व्हाइट ब्लड सेल भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बचे हुए कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे, मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें फिल्टर होकर के बाहर चली जाती हैं यहाँ पर इन सेल्स के बीच के स्पेसेस के अंदर। तो यहाँ पर वाटर निकल जाता है, ओके, काफ़ी सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, ओके, और काफ़ी सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये भी फिल्टर हो जाते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंसेस ये भी फिल्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाटर, मिनरल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस यहाँ पर बीच में आके जमा हो गए हैं इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है, यानी सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। इसे क्या कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे भाई ये आपका टिश्यू के जो सेल्स थे उनके बीच में प्रेजेंट है, ओके। और इसके अंदर जो भी एसेंशियल मिनरल्स थे ये बाहर निकल जाते हैं फिल्टर होके, क्योंकि इन मिनरल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो दे कैन बी इजीली फिल्टर्ड आउट। तो आपकी मिनरल कॉम्पोजिशन जो है इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्लाज्मा जैसी होती है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा से सारी चीजें बाहर निकल गई हैं, तो इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू प्लाज्मा, ये आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका डायग्राम है विच वी हैव ऑलरेडी मेड, ओके। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया है कि ये आपका आर्टरी है, आर्टरी से आपका ब्लड आ रहा है बह करके, तो आर्टेरियोल में ये तब्दील हो जाएगा, यानी पतले पतले जो आपके आर्टरी के पार्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट हो गया, एंड अल्टीमेटली आपकी कैपिलरीज हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही हैं, या रेड कलर की कैपिलरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो आपकी कैपिलरीज हैं इनके अंदर से चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये कहाँ चली जाएंगी, इस टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो टिश्यू है आपका, इनके बीच में जो गैप है, यहाँ से आपकी जो रेड कलर की कैपिलरीज हैं इनसे थोड़ा थोड़ा सामान निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना लेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपका सामान है इसमें आपका वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, छोटे मोटे सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ से इन कंपोनेंट्स को उठा करके कहाँ डाल दिया जाएगा, यहाँ से इन टिश्यू फ्लूइड के कंपोनेंट्स को उठा करके, क्योंकि ये लिम्फ का पार्ट है, तो अल्टीमेटली इसे लिम्फेटिक वेसल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो आपकी ब्लू कलर की दिखा रखी है आपको, ये लिम्फेटिक वेसल है, इसमें ये लिम्फ जो है लोड कर दिया जाएगा अलग अलग जगह से, ओके, लोड कर दिया जाएगा, एंड इस लिम्फेटिक वेसल को फर्दर जो है डाल दिया जाता है कहाँ पर, आपका वीन में, जिससे कि आगे जा सके। तो एक पूरा फ्लो मेंटेन हो जाता है। आर्टरीज से आर्टेरियोल्स बने, कैपिलरीज बनी, वहां से आपका टिश्यू फ्लूइड बाहर निकला, उसको लिम्फेटिक वेसल ने ले लिया एंड अल्टीमेटली वेन में डाल दिया। तो चीजें आपकी एक्सचेंज हो जाती हैं इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर, एंड अल्टीमेटली आपका इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जो एक्सचेंज करते हो आप न्यूट्रिएंट्स का, खाने पीने का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, गैसेस का, CO2 का, ऑक्सीजन का, बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, ये आपका इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी लिम्फ की मदद से होता है। क्योंकि यहां पर आपने जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाला है इसमें आपकी गैसेस भी हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स भी हैं, तो यहां से क्या होगा, सेल्स तो उन चीजों को उठा लेंगे, ऑक्सीजन वगैरह को, और CO2 वापस कर देंगे, और वो CO2 और बचे हुए जो कुछ एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स थे वो आपके कहां अब लोड हो जाएंगे, इस ब्लू कलर की लिम्फेटिक वेसल में। सो सम टिश्यू फ्लूइड एंटर्स द लिम्फेटिक सिस्टम, a system of lymph vessels and lymph glands and the tissue fluid in them is called lymph। यानी ये जो अब टिश्यू फ्लूइड था, जब ये लिम्फेटिक वेसल में, इस ब्लू कलर की वेसल में जब एंटर कर गया वापस आते टाइम, तो इसे लिम्फ बोल दिया गया। तो लिम्फ जो है मेजर वेन्स में एंटर करता है एंड अल्टीमेटली आगे इसका फ्लो बरकरार रहता है। तो यहां से जो है आप देख सकते हो फ्लो इन वेसल्स में भी, इन वेन्स में भी जा सकता है, और यहां से भी जो आपका फ्लो है इन वेन्स में जा सकता है, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फ करता क्या क्या है, ये डायग्राम सबका जाना पहचाना है कि ये क्या चीज है, ये आपका विलाय है, ऊपर आपको कॉलमनार सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर आपके आर्टरीज है, वेन्स है, और इसके बीच में ये जो चीज प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लैक्टियल, विच इज द लार्ज लिम्फेटिक वेसल। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा था फैटी एसिड्स का, फैट्स का, वो कौन कर रहा था, लैक्टियल कर रहा था। तो जो लिम्फ है इसको आपका मिडल मैन भी कहा जाता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। जैसा कि हमने बताया कि ब्लड से आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकल जाएगा,
कैपिलरीज में जाने के बाद, और टिश्यूज से जो आदान प्रदान होगा न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का वो लिम्फ ही कराता है। उसके बाद लिम्फ लिम्फेटिक वेसल में आ जाएगा और वेन्स तक पहुंच जाएगा। तो इसे मिडल मैन भी कहा जाता है, यानी यही आपका एक्चुअल एक्सचेंज कराता है ब्लड और आपके टिश्यूज के बीच में। इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन लीवर टू द ब्लड, यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो बने हैं लीवर में उनको ब्लड तक ड्रेन करने का काम भी कौन करता है? मिडल मैन करता है। ये आपका डाइजेस्टेड फैट जो है, यानी फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल बने हैं, इनको लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है एंड फर्दर जो है इनको आगे भेजता है इनटू द ब्लड एब्जॉर्ब करके। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, यानी फैटी जो भी कंपोनेंट्स हैं, और आपके कुछ जो हार्मोन्स हैं, अमाइड हार्मोन्स वगैरह, इनको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स, क्योंकि मेरे भाई जब कैपिलरी से लिम्फ निकलता है और दूसरी ब्लड वेसल में घुसता है तो दोनों ही केसेस में इसको एक मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ता है। तो ये मेम्ब्रेन जो है किसका काम करती है? जो मेम्ब्रेन है ये एक अल्टीमेट फिल्टर का काम करती है। ओके, तो कुछ बड़े बड़े बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर से क्या हो जाते हैं? फिल्टर आउट हो जाते हैं। इनको भी आप रिमूव कर सकते हो, किसकी मदद से? लिम्फ की मदद से। और लिम्फ नोड्स जो है, जो कि आपके इस पार्ट में प्रेजेंट थे, आर्मपिट वाले पार्ट में और अपर थाई वाले पार्ट में, ये आपके डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइट बनाते हैं, क्योंकि नाम ही है लिम्फ नोड। तो लिम्फोसाइट जो है, जिसमें लिम्फ वर्ड आ रहा है, ये यही बनाएंगे। और लिम्फोसाइट जो थे, बी लिम्फोसाइट, उनके प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी। तो इनका लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनोलॉजी में भी, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में यानी इम्यून सिस्टम में भी अपना रोल अदा करता है। ये बात थी आपकी लिम्फ की। नाउ ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो ब्लड की हम बात कर चुके हैं, लिम्फ की बात कर चुके हैं, यानी फ्लूइड्स की बात हो चुकी है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है चैप्टर का नाम। तो बॉडी फ्लूइड्स की हमने बात की इन द फर्स्ट पार्ट। अब सर्कुलेशन की बारी आती है। सर्कुलेशन के लिए पहले हमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल की बात करनी है। तीन कंपोनेंट्स थे, पहली तो मोटर यानी हार्ट, दूसरा पाइप यानी कि ब्लड वेसल, और तीसरा आपका फ्लूइड जो बहेगा यानी ब्लड। ब्लड की बात हो चुकी है, अब पाइप और मोटर की बात करनी है। तो पाइप और मोटर और किस प्रकार से सर्कुलेशन हुई, डबल सर्कुलेशन किस प्रकार से होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ईसीजी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। टोटली कंसेप्चुअल इट वाज। यही फिजियोलॉजी की खास बात है, रटना कम पड़ता है और समझना ज्यादा पड़ता है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें अभी तक अगर आपने रिव्यू नहीं किया है तो आप जा करके गूगल प्ले स्टोर पे हमें अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज दे सकते हैं, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, एक बूस्ट मिले और बेहतर तरीके से काम करने का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।